नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज बिपिन चंद्रा की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष श्रृंखला में हम अध्याय 6 पर बात करेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण। जी बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। तो 19वीं सदी के भारत की बात करते हैं। अंग्रेजों का शासन है, एक बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल-पुथल का माहौल है। हाँ, मतलब ब्रिटिश जीत का असर तो था ही, लेकिन साथ ही समाज के अंदर भी एक बेचैनी सी थी। लोग सोचने लगे थे अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति, कमियों, ताकतों के बारे में। एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा था। बिल्कुल, एक नेशनल सोल सर्चिंग आप कह सकती हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में 1828 में राजा राम मोहन रॉय एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, और मैं कोट कर रही हूँ, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि हिंदुओं का मौजूदा धर्म उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए ठीक नहीं है। जातियों के अनगिनत डिविजन्स और सब डिविजन्स ने उनमें पेट्रियाटिक फीलिंग खत्म कर दी है, और इतने सारे धार्मिक रीति रिवाज ने उन्हें कोई भी मुश्किल काम करने के काबिल नहीं छोड़ा है। जरा सोचिए, उस समय ये कहना, ये तो सीधे सीधे धर्म को देश की राजनीतिक कमजोरी से जोड़ रहे थे। हाँ, मतलब वो कह रहे थे कि अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग बनना है, सोशली आगे बढ़ना है, तो धर्म में सुधार लाना ही होगा। ये तो सीधी प्रतिक्रिया थी, है ना, ब्रिटिश जीत और उनकी कल्चर के फैलाव के जवाब में। बिल्कुल, ये एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन था, जैसा आपने कहा। ब्रिटिश जीत ने जैसे आईना दिखा दिया। लोग सोचने लगे कि भाई हम हारे क्यों? कहीं हमारी सामाजिक संरचना, हमारी मान्यताएं ही तो वजह नहीं। प्रिसाइजली, और बिपिन चंद्रा भी यही कहते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये सुधार की जरूरत या इच्छा ये अंग्रेजों ने पैदा नहीं की। अच्छा। हाँ, ये हमारे समाज के अंदर ही पनप रही थी। कॉलोनियल प्रेजेंस यानी अंग्रेजों की मौजूदगी ने बस इसे उकसाया, ओकेजन किया। मतलब जैसे हवा चलने से धूल उड़कर दिखने लगती है। धूल पहले से थी पर दिखी अब। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल वैसा ही कॉलोनियल प्रेजेंस ने उन अंदरूनी टेंशन्स को, उन सवालों को सतह पर ला दिया। समझ गए। तो फिर ये सुधार का बीड़ा उठाया किसने? मतलब कौन लोग थे इसके पीछे? सोशल बेस क्या था इसका? देखिए, सोर्स बताता है कि मुख्य रूप से ये नया उभरता हुआ शहरी मध्यम वर्ग था, अर्बन मिडिल क्लास। अच्छा, जैसे व्यापारी, प्रोफेशनल्स। हाँ, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब। साथ ही जो ट्रेडिशनल बुद्धिजीवी थे, जैसे पंडित और मौलवी, उनमें से भी कुछ लोग थे। और वेस्टर्न एजुकेशन वालों का भी रोल रहा होगा। बेशक, पश्चिमी शिक्षा पाए बुद्धिजीवियों का तो बहुत अहम रोल था। इन सब ने मिलकर एक इंटेलेक्चुअल माहौल बनाया जहां पुराने विचारों पर सवाल उठाना पॉसिबल हुआ। इसे अक्सर इंडियन रेनेसांस या भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है ना, लेकिन सोर्स कहता है कि ये शब्द पूरी तरह सटीक नहीं है। क्यों? हाँ, रेनेसांस शब्द थोड़ा ट्रिकी है। ये यूरोप से आता है, जहां बदलाव ज्यादातर अंदरूनी था। भारत में, जैसा हमने कहा, कॉलोनियल प्रेजेंस एक बड़ा बाहरी फैक्टर था। तो मतलब ये पूरी तरह ओरिजिनल नहीं था? ऐसा नहीं कह सकते कि ओरिजिनल नहीं था। बाहरी फैक्टर ने ट्रिगर जरूर किया, पर इसकी जड़ें, इसकी एनर्जी वो भारतीय समाज के अंदर ही थी। ये हमारी अपनी जरूरतें थीं, अपनी चुनौतियां थीं। तो रेनेसांस न कहें तो क्या कहें? शायद इमर्जेंस ऑफ अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहना ज्यादा बेहतर हो। लोग पहली बार अपनी छोटे दायरों से ऊपर उठकर एक बड़े समाज या राष्ट्र के बारे में सोचने लगे थे। ये दिलचस्प है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये चेतना, ये सुधार की लहर फैली कैसे? बंगाल में राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज 1888 से शुरू हुई, ये तो पता है, पर आगे क्या हुआ? नहीं, ये वहीं रुकी नहीं। ये तो बस चिंगारी थी। आग तो पूरे देश में फैली। अलग अलग कोनों में इसी तरह के आंदोलन खड़े होने लगे। सच में? मतलब ये नेशन वाइड फिनोमेना था? हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो बेचैनी, वो जरूरत पूरे देश में महसूस की जा रही थी। जरा कुछ उदाहरण देंगे? कहाँ-कहाँ और कौन-कौन से आंदोलन हुए? जरूर। महाराष्ट्र में देखिए, परमहंस मंडली बनी। फिर प्रार्थना समाज आया, जिसने सामाजिक सुधारों पर बहुत काम किया। अच्छा। और उत्तर भारत में? पंजाब और उत्तर भारत में तो स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का जबरदस्त प्रभाव था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया उन्होंने। मूर्ति पूजा, जातिवाद, बाल विवाह का कड़ा विरोध किया। और क्या सिर्फ ये बड़े आंदोलन ही थे, या छोटे स्तर पर भी कुछ हो रहा था? नहीं, छोटे स्तर पर भी बहुत कुछ था। रीजनल और कास्ट बेस्ड आंदोलन भी थे, जैसे यूपी में कायस्थ सभा, पंजाब में सरीन सभा। ये अपनी अपनी जातियों के अंदर सुधार कर रहे थे। और पिछड़ी जातियों के आंदोलन, उनका क्या? वो तो सबसे महत्वपूर्ण थे, बहुत रैडिकल थे वो। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज, जिसने ब्राह्मणवाद पर सीधा हमला किया। केरला में श्री नारायण गुरु की एसएनडीपी सभा, एजवा समुदाय के लिए।
श्री नारायण गुरु का तो नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। हाँ बिल्कुल, ये आंदोलन सिर्फ सुधार नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, सोशल जस्टिस की मांग कर रहे थे। कमाल है, मतलब समाज का हर तबका कहीं ना कहीं इस मंथन में शामिल हो रहा था। पर क्या ये सब सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर हो रहा था? नहीं, ये भी एक जरूरी बात है। ये लहर सिर्फ हिंदू समाज तक सीमित नहीं थी। मुसलमानों में सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन था, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार पर जोर। और अहमदिया आंदोलन भी था शायद। हाँ, अहमदिया आंदोलन भी था। सिखों में सिंह सभा आंदोलन चला, अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करने और कुरीतियां दूर करने के लिए। पारसियों में रहनुमाई माजदियासन सभा थी। बाप रे, लिस्ट तो काफी लंबी है। मतलब ये वाकई एक पैन इंडिया फिनोमेना था, अलग अलग धर्मों समुदायों में फैला हुआ। बिल्कुल, इतने सारे आंदोलन, इतनी विविधता, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन था या सब अपने अपने रास्ते पे थे? What's fascinating here is कि सोर्स कहता है हाँ, इनमें बहुत समानताएं थीं। भले ही ये रीजनल थे, रिलीजियस थे, कास्ट बेस्ड थे, पर उनका जो जनरल पर्सपेक्टिव था, सोचने का नजरिया, वो काफी मिलता जुलता था। अच्छा, कैसे? बिपिन चंद्र इसे कहते हैं रीजनल एंड रिलीजियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ कॉमन कॉन्शियसनेस। मतलब ये सब एक ही बड़ी चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं। जैसे एक ही धुन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर। वाह, क्या बात कही। हाँ। बिल्कुल सही। इन सब में कुछ बेसिक बातें कॉमन थी। तर्क पर जोर, रूढ़ियों पर सवाल, मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, ये उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का सबूत था। ठीक है, तो अंडरलाइंग यूनिटी थी। अब इनके कैरेक्टर पर आते हैं। इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार कहा जाता है। तो क्या ये प्योरली रिलीजियस थे? धर्म ही मेन फोकस था? यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। सोर्स साफ कहता है नहीं, ये एक्सक्लूसिवली रिलीजियस नहीं थे। हाँ, धर्म एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, पर ये उससे कहीं ज्यादा थे। इनका कोर कैरेक्टर ह्यूमनिस्ट था, मानवतावादी। मानवतावादी मतलब इनका ध्यान पारलौकिक बातों, अदर वर्ल्डलीनेस, मोक्ष, स्वर्ग नरक पर उतना नहीं था जितना इसी दुनिया, इसी वर्ल्डली एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम्स पर था। इंसान की इसी जिंदगी को बेहतर बनाना इनका मकसद था। अच्छा, ये तो सरप्राइजिंग है। कोई एग्जाम्पल है इसका? बिल्कुल, राजा राम मोहन रॉय को ही लीजिए। वो अदर वर्ल्ड को मानते थे, पर सोर्स कहता है मेनली उसकी यूटिलिटेरियन वैल्यू के लिए। मतलब समाज में मोरालिटी बनाए रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूजफुल हो सकता है। उनका प्राइमरी कंसर्न समाज था। और अक्षय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो और भी आगे थे। सोर्स उन्हें एग्नोस्टिक्स कहता है। एग्नोस्टिक्स मतलब जो ईश्वर के होने न होने पर ज्यादा सोचते नहीं। हाँ, जो कहते हैं कि ये जानना या तो पॉसिबल नहीं या जरूरी नहीं। विद्यासागर का वो किस्सा तो मशहूर है। भगवान के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, धरती पर बहुत काम बाकी है। हाँ, क्या बात है, प्रायोरिटी एकदम साफ। बिल्कुल, आज के डेडलाइन ड्रिवन प्रोफेशनल जैसा एटीट्यूड। बॉस फिलॉसफी बाद में, पहले काम। सही है। और कोई उदाहरण? बंकिम चंद्र या विवेकानंद? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने धर्म का एक तरह से सेक्युलर इस्तेमाल किया। स्पिरिचुअलिटी को इंसान की मटेरियल कंडीशंस, गरीबी, अज्ञानता, गुलामी से लड़ने की इंस्पिरेशन बनाया। विवेकानंद का कर्मयोग? हाँ बिल्कुल, कर्मयोग क्या है? समाज सेवा ही पूजा है। उनका राष्ट्रवाद भी स्पिरिचुअल था। तो धर्म को परलोक के लिए नहीं, इहलोक सुधारने का टूल बनाया जा रहा था। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये ह्यूमनिस्ट और वर्ल्डली फोकस बहुत रेवोल्यूशनरी था। ये उस सदियों पुरानी सोच को चैलेंज कर रहा था कि दुनिया माया है, सब किस्मत है, कुछ बदला नहीं जा सकता। इसने लोगों को एजेंसी दी होगी, है ना, कि Right. हाँ, हम बदल सकते हैं। प्रिसाइजली, एक नया आत्मविश्वास जगाया, और ये नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस के लिए बहुत जरूरी जमीन तैयार कर रहा था। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? अगर फोकस वर्ल्डली था, ह्यूमनिस्ट था, तो फिर धर्म पे इतना जोर क्यों? इन्हें धार्मिक सुधार क्यों कहते हैं? सोशल रिफॉर्म के लिए रिलीजियस रिफॉर्म प्री-रेक्विजिट क्यों था? बहुत अच्छा सवाल है, और जवाब उस समय के समाज की बुनावट में है। सोर्स एक और जबरदस्त कोट देता है हिंदू समाज के बारे में। क्या? हिंदू अपने धर्म से हर मोड़ पर मिलता है। खाने, पीने, चलने, बैठने, खड़े होने में उसे पवित्र नियमों का पालन करना होता है, जिनसे हटना पाप है। बाप रे, मतलब खाना, पीना, उठना, बैठना, सब कुछ धर्म तय कर रहा था। हाँ, शादी किससे होगी, विधवा का जीवन कैसा होगा, कहाँ जा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, हर चीज। और सोर्स कहता है कि मुसलमानों की सोशल लाइफ भी धार्मिक सिद्धांतों से बहुत गहराई से जुड़ी थी। ओह, मतलब धर्म सोसाइटी का ऑपरेटिंग सिस्टम था। हर फंक्शन उसी से रन होता था। धर्म था, दुनिया को देखने समझने का चश्मा ही धर्म था। सही गलत सब धर्म तय करता था।
दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर अगर समाज बदलना है तो धर्म से निपटे बिना तो काम ही नहीं चल सकता था, है ना? बिल्कुल। आप सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेद, इन सबको कैसे चैलेंज करते? ये सब धर्म के नाम पर ही तो जस्टिफाई हो रहे थे। कहा जाता था शास्त्रों में लिखा है, परंपरा है, पाप लगेगा। अच्छा, तो मतलब सोशल चेंज के लिए रिलीजियस आर्ग्यूमेंट का जवाब रिलीजियस आर्ग्यूमेंट से ही देना पड़ता, शास्त्रों को ही चैलेंज करना पड़ता। प्रिसाइसली। सुधारकों के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें या तो एग्जिस्टिंग धार्मिक ढांचे के अंदर काम करना था या धर्म की शास्त्रों की नई व्याख्या, रीइंटरप्रिटेशन करनी थी। उन्हें धर्म ग्रंथों से ही वो बातें ढूंढनी पड़ती थीं जो तर्क, मानवता, समानता के पक्ष में हो। हाँ, और उन बातों को चैलेंज करना था जो इनके खिलाफ थीं। जैसे राममोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ शास्त्रों से ही प्रमाण दिए। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में शास्त्रों को रीइंटरप्रेट किया। ये तो बड़ा ट्रिकी काम रहा होगा, धर्म को ही इस्तेमाल करना, धर्म पर सवाल उठाने के लिए। हाँ, ये एक तरह से मौजूदा पावर स्ट्रक्चर को जो अपनी लेजिटिमेसी धर्म से लेता था, उसी के हथियार से चुनौती देना था। क्योंकि धर्म ही कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल मीडियम था। लोगों को समझाना था तो उनकी भाषा, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करनी थी, और वो धर्म था। समझ गए। तो ये सिर्फ धर्म का सुधार नहीं था, ये धर्म को समाज सुधार का एक साधन बनाना था। बिल्कुल सही। तो ये थी सुधार आंदोलनों की शुरुआत, उनका सामाजिक आधार, उनका फैलाव और उनका असली स्वरूप। हमने देखा कि कैसे ये आंदोलन ऊपर से भले ही धार्मिक दिखे पर अंदर से गहरे मानवतावादी थे। उनका फोकस इसी दुनिया की समस्याओं पर था। और हमने ये भी समझा कि सामाजिक बदलाव लाने के लिए उन्हें धर्म के मैदान में क्यों उतरना पड़ा, क्योंकि धर्म ही उस समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम था। बिल्कुल, एक मजबूत नींव रखी गई आगे के संघर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने नींव समझ ली है तो देखते हैं कि इस नींव पर सुधारकों ने कौन सी इमारत खड़ी करने की कोशिश की, यानी उन्होंने किन खास सामाजिक कुरीतियों को निशाना बनाया और उन्हें बदलने के लिए क्या तरीके अपनाए। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम लोग थोड़ा टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, सीधे 19th सेंचुरी इंडिया में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो रिसर्च नोट्स हैं उनके बेसिस पर हम उस दौर के समाज और धर्म की गहराइयों में उतरेंगे। देखेंगे कि क्या चैलेंजेस थे, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी, और कैसे कुछ लोगों ने उस वक्त बदलाव लाने की हिम्मत दिखाई। राइट। एक तरह से उस समय के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज भी हम उन्हीं कुछ इश्यूज से जूझ रहे हैं, शायद अलग फॉर्म में, अलग रूप में। तो 19th सेंचुरी को देखना एक तरह से प्रेजेंट को समझने की भी कोशिश है। बिल्कुल। उस वक्त का माहौल कैसा था, लोगों के विश्वास क्या थे, वो रीति रिवाज क्या थे जो उनकी जिंदगी को, उनके सोशल फैब्रिक को शेप कर रहे थे। सही बात। और फिर जो रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए, उनका फोकस क्या था, उनका अप्रोच क्या था, मतलब ये सब देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं धार्मिक माहौल से, द रिलीजियस लैंडस्केप से। सोर्स बताता है कि 19th सेंचुरी का इंडियन सोसाइटी, खासकर हिंदुइज्म जैसा उस वक्त प्रैक्टिस हो रहा था, वो रिलीजियस सुपरस्टिशंस और सोशल ऑब्स्क्यूरेंटिज्म के जाल में फंसा हुआ था। सोशल ऑब्स्क्यूरेंटिज्म यानी एक ऐसी सोच जो नई आइडियाज, नई नॉलेज को रोकती है, पुरानी इलॉजिकल बातों को ही पकड़े रहती है। बिल्कुल। सोर्स में तो ये तक कहा गया है, कुछ थिंकर्स जैसे मैक्स वेबर ने भी इस तरफ इशारा किया है कि ये मैजिक, एनिमिज्म और सुपरस्टिशन का कंपाउंड बन गया था। हाँ, इसका मतलब ये है कि धर्म का जो फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था वो कहीं पीछे छूट गया था। अच्छा। और उसकी जगह ले ली थी रिचुअल्स ने, वो भी ऐसे रिचुअल्स जिनका शायद ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में कोई जिक्र ही ना हो। जैसे सोर्स में लिखा है पशु बलि यानी एनिमल सैक्रिफाइस, या फिर फिजिकल टॉर्चर मतलब खुद को तकलीफ देकर भगवान को खुश करने की कोशिश। ओह गॉड। ये चीजें डिवोशन का सेंटर बन गई थी। आज हमें ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस वक्त ये नॉर्मल था, लोग इसे ही धर्म मान रहे थे। और इस पूरे माहौल में प्रीस्ट्स यानी पुरोहितों का रोल वो बहुत बड़ा था। सोर्स कहता है उनका इन्फ्लुएंस ओवरवेलमिंग एंड अनहेल्दी था। उनकी पावर का सोर्स क्या था? क्या वो आइडोलिट्री यानी मूर्ति पूजा और पॉलीथियज्म मतलब बहुदेववाद था? हाँ, देखिए ये फैक्टर्स उनकी पोजीशन को डेफिनेटली स्ट्रेंथन करते थे।
सोच के देखिए, जब बहुत सारे देवी देवता होंगे, हर काम के लिए अलग देवता, हर रिचुअल अलग, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना। सही। हम मंत्र पढ़ना है, एक तरह से वो कॉमन पर्सन और भगवान के बीच गेटकीपर बन गए थे। तो ये ज्ञान पर एक तरह का मोनोपोली हो गया। एग्जैक्टली राजा राम मोहन रॉय ने इसी बात को हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्चर्स और रिचुअल्स की इंटरप्रिटेशन पर पुरोहितों का जो ये मोनोपोली था, इसने पूरे रिलीजियस सिस्टम को एक डिसेप्टिव कैरेक्टर दे दिया था। डिसेप्टिव कैरेक्टर? हाँ, मतलब जो दिखाया जा रहा था वो शायद असलियत ना हो। पुरोहित अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करते थे, शायद अपने फायदे के लिए भी। अच्छा। उनकी बात को ही शास्त्र वचन मान लिया जाता था। जैसे आजकल भी देखते हैं ना, कई बार लोग किसी बाबा या गुरु की बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्विच ऑफ हो जाती है। सही। मतलब लोग सिर्फ भगवान से नहीं, इन पुरोहितों के विम्स और फैंसी से भी डरते थे, उनके गुलाम जैसे बन गए थे। हाँ। और ये डर एक्सप्लॉइट भी होता होगा फिर। सोर्स में एक बहुत ही ये डिस्टर्बिंग बात लिखी है कि औरतें प्रीस्ट्स को सेटिस्फाई करने तक को मजबूर थी उनके कार्नल प्लेजर्स के लिए। ये तो सीधा सीधा पावर का मिसयूज है, फेथ के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये फेथ का सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है। जब नॉलेज और इंटरप्रिटेशन कुछ ही लोगों के हाथ में हो और बाकी लोग उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, तो एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप तो बहुत बढ़ जाता है। लोग सवाल नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पुरोहित की बात ना मानना या उस पे सवाल उठाना मतलब भगवान का अपमान करना है। राइट। और उस वक्त एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एक्सेस इतना लिमिटेड था, खासकर आम लोगों और महिलाओं के लिए, कि उनके पास चैलेंज करने का कोई टूल ही नहीं था। जो बोल दिया गया वही अंतिम सत्य। इससे एक कल्चर ऑफ फियर भी पैदा होता था। धार्मिक माहौल के अलावा अगर हम सोशल कंडीशंस पर आएं तो वो भी कम डिप्रेसिंग नहीं थे। और सबसे ज्यादा चिंताजनक थी औरतों की पोजीशन। सोर्स कहता है लड़की का पैदा होना ही अनवेलकम था। हाँ। उसकी शादी एक बोझ मानी जाती थी, और अगर वो विधवा हो गई तो उसे अशुभ मतलब इनऑस्पिशियस माना जाता था। ये माइंडसेट ये कैसे डेवलप हुआ होगा, एक पूरे जेंडर को इतना नेगेटिव व्यू से देखना? देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी थे, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स भी थे, ऑब्वियसली। जाहिर है। लेकिन इस माइंडसेट के रिजल्ट्स बहुत ही कॉन्क्रीट और भयानक थे। सोर्स में साफ लिखा है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी लड़कियों को पैदा होते ही मार देना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। ओह माय गॉड। आज भी हम सोसाइटी में सन प्रेफरेंस देखते हैं, लड़कियों के बर्थ रेट कम है कई जगहों पर, लेकिन उस वक्त ये शायद और भी ओपनली होता था। ये ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को सीधे जेंडर से जोड़ देता था। और जो लड़कियां बच जाती थीं उनके लिए आगे की जिंदगी भी आसान नहीं थी। छोटी उम्र में शादी, और सोर्स यू से वायलेंस कह रहा है। ये टर्म थोड़ा झटका देता है क्योंकि शादी को तो हम जनरली एक पॉजिटिव सोशल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। हाँ, वायलेंस शब्द का प्रयोग सोर्स ने किया है और इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। वायलेंस सिर्फ फिजिकल मारपीट नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। कि शादी क्या है, किसी ऐसे इंसान से बांध दिया जाए जिसे वो जानती भी नहीं, तो क्या ये वायलेंस नहीं है? पॉइंट है। अक्सर ये शादियां सिर्फ इसलिए होती थीं कि लड़की घर में बैठी है, समाज क्या कहेगा, यानी सोशल इग्नोमिनी से बचने के लिए। इसमें लड़की की फीलिंग्स, उसकी हैप्पीनेस, उसका फ्यूचर, ये सब सेकेंडरी था, बिल्कुल सेकेंडरी। सोर्स में बंगाल का एक एग्जाम्पल भी है, काफी शॉकिंग था वो। हाँ, वो कुलीन ब्राह्मण्स वाला। एक 80 साल के ब्राह्मण आदमी की 200 बीवियां थीं और सबसे छोटी सिर्फ 8 साल की। 8 साल? हाँ। अब इस रिश्ते को क्या कहेंगे? इसमें पावर इम्बैलेंस कितना जबरदस्त है। क्या इस 8 साल की बच्ची की कोई एजेंसी थी? और ये कुलीन ब्राह्मण्स में एक प्रैक्टिस थी जहां वो लोग पैसों के लिए बहुत सारी शादियां करते थे। सोर्स कहता है फॉर अ कंसिडरेशन। ट्रांजैक्शनल हो गया पूरा। हाँ, शादी एक ट्रांजैक्शन बन गई थी, और शादी के बाद वो कभी मुड़ के देखते भी नहीं थे, ऐसा भी लिखा है। तो उन औरतों की जिंदगी क्या थी? ना वो कुमारी, ना ठीक से विवाहित, ना विधवा। एक परपेचुअल स्टेट ऑफ निग्लेक्ट और अनसर्टेनिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में शादी एक तरह की स्ट्रक्चरल वायलेंस ही थी जो सिस्टम ने उन पर थोपी थी। उनकी पूरी लाइफ ही कंट्रोल में थी किसी और के। भयानक। और अगर इनमें से किसी का हस्बैंड मर गया तो फिर सती का हॉरर, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने कहा मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्रा। ये लाइनें इतनी पावरफुल है,
मतलब सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी एक औरत को जिंदा जलाने में। बिल्कुल, ये कोई वॉलंटरी एक्ट नहीं था जैसा कभी-कभी पोर्ट्रे किया जाता है। इसके पीछे जबरदस्त सोशल प्रेशर होता था। फैमिली, कम्युनिटी सब मिलकर उस औरत को मजबूर करते थे। उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता था, पतिव्रता होने का लेबल दिया जाता था, उसे डराया जाता था कि अगर वो सती नहीं हुई तो उसका और उसके परिवार का समाज में कोई सम्मान नहीं रहेगा। मना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये एक तरह का रिचुअलाइज्ड मर्डर था जिसे धार्मिक सैंक्शन का कवर दिया गया था। और अगर कोई औरत किसी तरह से बच भी गई सती होने से, तो उसकी जिंदगी क्या थी? एक विधवा की जिंदगी। तो उसकी जिंदगी एज अ विडो एक लाइफ लॉन्ग मिजरी बन जाती थी। सॉस कहता है निग्लेक्ट और ह्यूमिलिएशन। सोसाइटी उन्हें पूरी तरह आइसोलेट कर देती थी। अच्छा, उन्हें बदसूरत दिखने पर मजबूर किया जाता था, सर मुंडवाना, सफेद कपड़े पहनना, गहने ना पहनना। उन्हें हर शुभ काम से, त्योहारों से, शादियों से दूर रखा जाता था क्योंकि उन्हें अशुभ माना जाता था। उनका खाना पीना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। बेसिकली उन्हें जीते जी मार दिया जाता था। एक सोशल डेथ। सोशल डेथ। हाँ, हम आज भी देखते हैं कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज में या रिमोट एरियाज में विडोज के साथ अलग तरह का बिहेवियर होता है, उनके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उस वक्त तो ये एक्सट्रीम पर था। उनकी प्रॉपर्टी राइट्स भी ऑफन छीन लिए जाते थे। वो पूरी तरह डिपेंडेंट और वल्नरेबल हो जाती थी। ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग पिक्चर है। औरतों की इस दशा के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो सोसाइटी को जकड़े हुए था, वो था कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था। हाँ, सोर्स कहता है ये पूरा सिस्टम सेग्रीगेशन पर बेस था, एक हायरार्की जिसमें ऊंच नीच रिचुअल स्टेटस के हिसाब से तय होती थी। हाँ, और ये सिर्फ एक सोशल हायरार्की नहीं थी, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हर लेवल पर थे। कास्ट रोल्स इतने रिजिड थे कि उन्होंने सोशल मोबिलिटी को लगभग खत्म कर दिया था। खत्म ही कर दिया था ऑलमोस्ट। आप जिस जाति में पैदा हुए, आपका काम, आपकी शादी, आपके सोशल इंटरैक्शंस, किसके साथ खा सकते हैं, किसके घर जा सकते हैं, ये सब प्रीडिटर्मिन था। इससे क्या हुआ, सोशल डिविजन्स बहुत गहरे हो गए, एक हम वर्सेस वो की फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। आप आज भी देखिए शादी के मामले में कास्ट कितना बड़ा फैक्टर है। अभी भी है, बिल्कुल। लोग अपनी ही जाति में शादी करना प्रेफर करते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस पर कितना बवाल होता है कई बार। सही बात है। और इसने इंडिविजुअल इनिशिएटिव को भी तो रोका होगा ना, मतलब कुछ नया करने की सोच को। बिल्कुल। जब आपका रोल, आपका काम पहले से ही तय है आपके जन्म के आधार पर, तो आप कुछ नया, कुछ अलग करने का क्यों सोचेंगे, क्यों एफर्ट करेंगे? राइट। आपकी पोटेंशियल, आपकी एम्बिशन को सिस्टम ही दबा देता था। अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति टैलेंटेड है, कुछ करना चाहता है, तो उसे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती थी। सिस्टम उसके खिलाफ था। इसने इनोवेशन को रोका, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोका, और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन पोटेंशियल को वेस्ट किया। और इस हायरार्की के सबसे नीचे वो लोग जिन्हें अनटचेबल्स या अछूत कहा गया, ये तो ह्यूमन डिग्निटी पर ही सबसे बड़ा अटैक था। अनडाउटेडली किसी इंसान को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर अपवित्र मान लेना, उससे छूने से भी परहेज करना, उसे बेसिक ह्यूमन राइट से वंचित रखना, ये इंसानियत के नाम पर कलंक था। उनके साथ क्या क्या होता था? उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, पब्लिक वेल्स या तालाबों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी, उन्हें अलग बस्तियों में रहना पड़ता था। कई बार तो उन्हें एजुकेशन का अधिकार भी नहीं था। सोच के देखिए कितना ह्यूमिलिएशन, कितना दर्द झेला होगा उन लोगों ने, पीढ़ी दर पीढ़ी। और इसकी लेगेसी आज तक चली आ रही है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी है, लेकिन माइंडसेट पूरी तरह नहीं बदला है। सही बात है, एग्जैक्टली। आज भी हम न्यूज़ में सुनते हैं कहीं दलित कम्युनिटी के लोगों को घोड़ी पर बैठने से रोका गया, कहीं उनके साथ मारपीट हुई, कहीं इंटरकास्ट मैरिज पर ऑनर किलिंग हो गई। शहरों में भी सटल डिस्क्रिमिनेशन होता है, जॉब्स में या किराए का घर ढूंढने में। हाँ, ये होता है। लोग नाम या सरनेम पूछकर जजमेंटल हो जाते हैं। ये उसी 19th सेंचुरी के माइंडसेट का कंटिन्यूएशन है, जिसे हमें पूरी तरह उभरने में अभी भी वक्त लगेगा। कानून बन जाना एक बात है, सोशल एटीट्यूड बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। कंस्ट्रेंट यानी हर तरफ बंदिशें, क्रेड्यूलिटी यानी भोलापन या अंधविश्वास जिसके कारण लोग कुछ भी मान लेते थे, स्टेटस का ऑब्सेशन, मेरी जाति ऊंची, मेरा स्टेटस बड़ा, इसी में फंसे रहना, अथॉरिटी की पूजा, जो पावर में है चाहे वो पुरोहित हो या कोई और, उसकी बात को बिना क्वेश्चन किए मान लेना,
बिगेटरी यानी कट्टरपन, हाँ, कट्टरपन। अपने बिलीव्स को लेकर रिजिड होना और दूसरों को टॉलरेट ना करना, और ब्लाइंड फेटलिज्म, ये सोच कि सब किस्मत का खेल है, हम कुछ बदल नहीं सकते, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। सोर्स कहता है कि ये सब एक डिकेडेंट यानी पतनशील सोसाइटी के फीचर्स थे। हाँ, बिल्कुल। और इसी डिकेडेंट सोसाइटी के रिस्पॉन्स में रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए। इनका एम था मॉडर्नाइजेशन के लिए एक सोशल क्लाइमेट तैयार करना। इन रिफॉर्मर्स ने रियलाइज किया कि जब तक ये सोशल इवल्स, ये बैकवर्ड थिंकिंग रहेगी, तब तक इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। राइट। उन्हें एक रैशनल, ह्यूमेन और फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी बनानी थी। लेकिन उनका तरीका वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो सीधे सीधे वेस्टर्न मॉडर्निटी को कॉपी करने की बात नहीं कर रहे थे। वो एक गोल्डन पास्ट का जिक्र करते थे। ऐसा कहते थे कि हमारा अतीत तो बहुत ग्लोरियस था, ये बुराइयां तो बाद में आ गई हैं। ये स्ट्रैटेजी क्यों? मतलब व्हाई लुक बैक? देखिए, ये गोल्डन पास्ट की अपील एक बहुत ही क्लेवर और शायद उस वक्त जरूरी स्ट्रैटेजी थी। समझिए, ये सारी सोशल इवल्स, सती, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, प्रीस्टली डोमिनेशन, इन सब को धर्म का, ट्रेडिशन का सपोर्ट हासिल था, है ना? हाँ बिल्कुल। लोग इन्हें इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था यही सही है, यही परंपरा है, यही धर्म है। अब अगर रिफॉर्मर्स सीधे आकर कहते कि तुम्हारा धर्म गलत है, तुम्हारी परंपरा गलत है, तो लोग उनकी बात सुनते? शायद नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस होता। बिल्कुल उल्टा विरोध करते, कहते कि ये तो हमारे धर्म पर अटैक कर रहे हैं, ये तो वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं। अच्छा, तो उन्होंने फेथ को चैलेंज करने के बजाय फेथ के फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही उसे रिफॉर्म करने की कोशिश की। स्मार्ट। एग्जैक्टली, बहुत स्मार्ट। उन्होंने कहा कि ये जो बुराइयां आज दिख रही हैं, ये हमारे असली धर्म का हिस्सा नहीं है, ये तो बाद में जुड़ गई है, एक तरह का डिस्टॉर्शन है, एक एक्रीशनरी प्रोसेस है, जैसे किसी चीज पर धीरे धीरे परत जमती जाती है ना। राइट राइट। हमारा जो गोल्डन पास था, वैदिक काल था, उसमें तो ये सब नहीं था। वहां तो औरतों का सम्मान था, कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, ज्ञान की परंपरा थी। तो वो बेसिकली कह रहे थे कि हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम तो धर्म को उसके प्योर फॉर्म में वापस लाना चाहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे राजा राममोहन रॉय ने सती के लेके आर्ग्यूमेंट दिया स्पेसिफिकली। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत स्टडी करके ये प्रूव करने की कोशिश की कि एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में सती को कंपल्सरी नहीं बताया गया है, बल्कि इसे डिस्करेज किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र है। ये उनका फेमस कोट है। सिमिलरली ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए स्क्रिप्चर से ही सपोर्ट ढूंढा। उन्होंने प्रूव किया कि शास्त्रों में विधवा विवाह की अनुमति है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदास का नारा दिया। हाँ, ये तो सुना है। और वैदिक अथॉरिटी के बेसिस पर मूर्ति पूजा, जन्म आधारित जाति व्यवस्था और दूसरी बुराइयों का विरोध किया। तो ये गोल्डन पास्ट की बात सिर्फ एक टूल था, एक इंस्ट्रूमेंट था प्रेजेंट को क्रिटिक करने के लिए। उनका असली गोल पास्ट को रिवाइव करना नहीं था, वो फ्यूचर की तरफ ही देख रहे थे। बिल्कुल नहीं। उनका फ्यूचर का विजन इस आइडियलाइजेशन पर बेस्ड नहीं था। वो पास्ट को स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे थे, लोगों को कन्विंस करने के लिए, रिफॉर्म के लिए, जमीन तैयार करने के लिए। अच्छा। एक बहुत ही इंसाइटफुल कोट है महादेव गोविंद्र रनाडे का, जो महाराष्ट्र के एक प्रोमिनेंट रिफॉर्मर थे। उन्होंने कहा, द डेड एंड द बेरीड आर डेड, buried and burnt once for all, and the dead past cannot therefore be revived except by a reformation of the old materials into new organized forms. वाओ, कितनी गहरी बात है। मतलब जो मर गया, दफन हो गया, जल गया, वो खत्म हो गया, उसे जिंदा नहीं कर सकते। हाँ, उस पुराने मटेरियल को, उन्हीं ट्रेडिशंस को रिफॉर्म करके नए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स में ढाल सकते हैं। Exactly. यही की पॉइंट था, रेफॉर्मेशन, नए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स बनाना, लेकिन पुराने मटेरियल्स को यूज करके। ना तो उन्हें पास्ट को पूरा का पूरा वापस लाना था, क्योंकि वो जानते थे कि पास्ट में भी सब कुछ अच्छा नहीं था, ऑब्वियसली, और ना ही उन्हें अपनी ट्रेडिशन से पूरा ब्रेक करना था, क्योंकि उससे एलियनेशन का खतरा था, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो उन्होंने एक मिडिल पाथ चुना, एक न्यूआंस्ड अप्रोच था। मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना था, लेकिन अपनी कल्चरल रूट्स को समझते हुए, उन्हें क्रिएटिवली और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हुए। तो स्ट्रक्चरल चेंज लाना था। हाँ, ये एक तरह से स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश थी। सिर्फ ऊपरी बदलाव नहीं, बल्कि समाज के बुनियादी ढांचे को, सोच को बदलना, लेकिन अपने ही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के टूल्स का इस्तेमाल करके।
वो सोसाइटी को अंदर से बदलना चाहते थे, बाहर से कुछ इम्पोज करके नहीं। थी 19वीं सेंचुरी के इंडियन समाज और उस दौर में चले सुधार के प्रयासों की एक झलक जो हमें हमारे सोर्सेज से मिली है। इसमें बहुत सी परतें हैं, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिन पर घंटों बात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और भी कई पहलू हैं, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी समाज सुधार आंदोलनों के पीछे की दो बड़ी ड्राइविंग फोर्सेस, रैशनलिज्म यानी तर्कवाद और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म यानी धार्मिक सार्वभौमिकता। हाँ, और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ फिलोसॉफिकल आइडियाज नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने उस वक्त की सोच को, जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है ना, उसको रीतिमती हिलाकर रख दिया था। सही कहा। मतलब लोग ये सोचने लगे थे कि अरे यार, जो सदियों से चला आ रहा है, क्या उसे आंख बंद करके मान लेना है? क्या कोई बात सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि वो पुरानी है? यहीं पर वो रैशनलिस्ट क्रिटिक आता है। हाँ, तर्क की कसौटी पर कसना। जैसे आजकल भी हम पूछते ना, प्रूफ क्या है या लॉजिक बताओ इसके पीछे का। एग्जैक्टली। और ये सवाल सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के बीच नहीं थे, इनका सीधा असर पड़ रहा था जमीनी हकीकत पर। जैसे शादी ब्याह कैसे होंगे, परिवार का स्ट्रक्चर कैसा होगा, अलग अलग मजहब के लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, सब कुछ सवालों के घेरे में था। अच्छा, ये वो दौर था जब जड़ हो चुकी मान्यताओं पर जोरदार इंटेलेक्चुअल हमले हो रहे थे और लोग ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा ह्यूमेन जवाब ढूंढ रहे थे। एक तरह का कह सकते बौद्धिक मंथन चल रहा था। तो चलिए पहले रैशनलिज्म यानी तर्कवाद को थोड़ा और कुरेदते हैं। सोर्सेज में राजा राम मोहन रॉय और अक्षय कुमार दत्त का जिक्र बार बार आता है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इनके रैशनलिज्म को अनकॉम्प्रोमाइजिंग कहा गया है। अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब कोई लाग लपेट नहीं, कोई समझौता नहीं, एकदम प्योर लॉजिक। बिल्कुल। सोचिए उस जमाने में ऐसा स्टैंड लेना। हाँ, रॉय साहब ने तो सीधे सीधे सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस को ही खारिज कर दिया। उनका फंडा क्लियर था, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, एक कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता, पूरा यूनिवर्स इसी प्रिंसिपल ऑफ कॉजालिटी पर चलता है। और सच वही है जिसे साबित किया जा सके, जिसकी डेमोन्स्ट्रेबिलिटी हो। ये तो आज भी कितना रेलेवेंट है। सोचिए जब कोई दोस्त किसी सुनी सुनाई बात पर या किसी बाबा के चमत्कार पर यकीन करने लगता है। हाँ, तो हम पहला सवाल यही पूछते ना, भाई कोई सबूत है, कैसे मान लें? एग्जैक्टली, ये वही डेमोन्स्ट्रेबिलिटी की मांग है। बिल्कुल। और अक्षय कुमार दत्त तो इस मामले में और भी 2 कदम आगे थे। उन्होंने तो डंके की चोट पर कहा, रैशनलिज्म इज आवर ओनली प्रीसेप्टर। तर्क ही हमारा एकमात्र गुरु है, हमारा गाइड। हाँ, उनका मानना था कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो नेचर का कोई फिनोमिनन हो या समाज का कोई रिवाज, उसे प्योरली मैकेनिकल प्रोसेसेस से समझा जा सकता है। मतलब हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक या सोशल लॉजिक है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं। बिल्कुल। सोचिए आज भी अगर कोई पब्लिक में कह दे कि आस्था वास्था कुछ नहीं होती, सब लॉजिक का खेल है, तो कैसा हंगामा मच सकता है। हाँ, बात तो है। उस दौर में तो ये कहना भूचाल लाने जैसा रहा होगा। सही। इस रैशनल अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि समाज सुधारक किसी परंपरा को सिर्फ इसलिए नहीं ढो रहे थे कि हमारे बाप दादा करते आए हैं। वो उसे आज की कसौटी पर परख रहे थे। क्या ये आज के समाज के लिए फायदेमंद है? इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है? अच्छा, मतलब यूजफुलनेस देख रहे थे। हाँ, आस्था और श्रद्धा, फेथ की जगह धीरे धीरे तर्क, रैशनैलिटी ले रहा था। डिसीजंस इस आधार पर होने लगे कि क्या लॉजिकल है, क्या समाज के हित में है, न कि सिर्फ इसलिए कि किसी पुरानी किताब में क्या लिखा है। बिल्कुल, जैसे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता ना, इज दिस प्रोसेस एडिंग वैल्यू और इज इट जस्ट लेगेसी, वैसा ही कुछ। और इसका असर साफ दिख रहा था, जैसे ब्रह्म समाज को ही देखिए। हाँ, उन्होंने वेदों को इनफेलिबल यानी अचूक मानने से इनकार कर दिया। ये कितनी बड़ी बात थी। वेद तो हिंदू धर्म का आधार माने जाते थे। बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी तरफ अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान, हाँ, वो इस्लाम की तालीम को मॉडर्न साइंस और जरूरतों के हिसाब से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि धर्म को वक्त के साथ बदलना होगा। सर सैयद अहमद खान का ये पॉइंट कि धार्मिक सिद्धांत इम्यूटेबल नहीं है, यानी पत्थर की लकीर नहीं है, ये बहुत क्रांतिकारी था। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि धर्म को समाज की तरक्की के साथ चलना होगा, वरना वो फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। फॉसिलाइज मतलब एक जीवाश्म की तरह। हाँ, जिसका म्यूजियम में तो महत्व हो सकता है लेकिन जिंदगी में नहीं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर इस्लाम आज की जरूरतों को एड्रेस नहीं करेगा तो वो पिछड़ जाएगा। अच्छा,
ये धर्म को एक स्टैटिक रेलिक की तरह नहीं बल्कि एक डायनामिक लिविंग एंटिटी की तरह देखने का नजरिया था। इट वॉज अबाउट इंश्योरिंग रिलीजन रिमेन रेलिवेंट टू लिव्ड रियलिटी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तर्कवादी सोच सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक किताबों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि एक बिल्कुल साफ, रैशनल और सेक्युलर आउटलुक भी उभर रहा था। अक्षय कुमार दत्ते जब विधवा पुनर्विवाह की वकालत कर रहे थे या बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, तो वो ये नहीं कह रहे थे कि फला शास्त्र में मना है या इजाजत है। वो क्या कह रहे थे? वो सीधे सीधे ये देख रहे थे कि इन प्रैक्टिसेस का समाज पर, खासकर औरतों और बच्चों की जिंदगी पर क्या बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे थे। हाँ, बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने धार्मिक दलीलें नहीं दी, बल्कि मेडिकल ओपिनियन का हवाला दिया। मेडिकल ओपिनियन उस जमाने में? सोचिए, आज भी जब एनजीओज बाल विवाह के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं तो वो लड़कियों की हेल्थ, उनकी एजुकेशन छूट जाने की बात करते हैं। ये वही रैशनल, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट है। हाँ, बिल्कुल, जो दत्त साहब तब इस्तेमाल कर रहे थे। इट्स अबाउट ह्यूमन कॉस्ट, नॉट डिवाइन डिक्री। सही कहा। और शादी और परिवार पर उनके विचार कितने फॉरवर्ड लुकिंग थे। शादी से पहले कोर्टशिप की वकालत करना। कोर्टशिप? हाँ, शादी को दो बराबर लोगों के बीच पार्टनरशिप एंड इक्वालिटी का रिश्ता मानना। वाओ। और सबसे बढ़कर पति पत्नी दोनों को कानून और रिवाज, कस्टम दोनों के तहत डिवोर्स का अधिकार देना। ये बातें तो आज भी कई तथाकथित मॉडर्न परिवारों में डिबेट का मुद्दा है। एब्सोल्युटली। वो उस वक्त ऐसी रेडिकल बातें कर रहे थे। महाराष्ट्र का जिक्र भी आता है सोर्सेज में। वहां समाज सुधार के लिए धर्म पर निर्भरता शायद थोड़ी कम थी। हाँ, ऐसा लगता है। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोग प्यार से लोकहितवादी कहते थे, लोकहितवादी, हाँ, उन्होंने तो गजबी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि समाज सुधारों के लिए धर्म की मंजूरी मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। अगर समाज की भलाई के लिए कोई बदलाव जरूरी है तो वो होना चाहिए। कमाल है। हाँ, लोकहितवादी तो यहाँ तक कह गए कि अगर धर्म सुधार की राह में रोड़ा बनता है तो धर्म को ही बदल डालो। धर्म को ही बदल डालो? हाँ, क्योंकि धर्म इंसानों ने बनाया है, इंसान धर्म के लिए नहीं बने। और जो बातें पुरानी किताबों में लिखी हैं जरूरी नहीं कि वो आज भी रेलेवेंट हो। ये तो सीधे सीधे एस्टैब्लिशमेंट को, अथॉरिटी को चैलेंज करना हुआ। बिल्कुल, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी ही क्यों ना हो। कितनी हिम्मत चाहिए होगी ये कहने के लिए। सही में। आज भी जब कॉलेज के बच्चे किसी पुराने बेमतलब के रूल पर सवाल उठाते हैं या घर में कोई युवा किसी दकियानूसी रिवाज को मानने से इनकार करता है और पूछता है व्हाई शुड आई फॉलो दिस, तो उसमें कहीं ना कहीं लोकहितवादी की यही फियरलेस क्वेश्चनिंग स्पिरिट झलकती है। ट्रू। अच्छा, ये तो हुई रैशनलिज्म की कहानी जिसने पुरानी सोच की जड़ें हिला दी। हाँ। अब आते हैं दूसरे बड़े विचार पर, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म। सोर्स ये कहता है कि सुधारकों के काम का दायरा भले ही स्पेसिफिक इश्यूज तक सीमित था, यानी पर्टिकुलरिस्टिक था, हाँ, लेकिन उनका धार्मिक नजरिया बहुत बड़ा था, यूनिवर्सलिस्टिक था। वो मजहब को बहुत बड़े कैनवस पर देख रहे थे। सही। जैसे राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि दुनिया के अलग अलग मजहब असल में एक ही परम सत्य, एक ही यूनिवर्सल थीज्म, सार्वभौमिक एकेश्वरवाद। हाँ, सार्वभौमिक एकेश्वरवाद के अलग अलग नेशनल एक्सप्रेशंस हैं। जैसे भाषाएं अलग अलग होती हैं पर अंडरलाइंग ह्यूमन इमोशंस तो एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। उन्होंने तो ब्रह्मो समाज की कल्पना भी एक यूनिवर्सलिस्ट चर्च की तरह की थी, एक ऐसी जगह जो किसी एक मजहब की बपोती ना हो बल्कि सबके लिए खुली हो। वो सभी धर्मों के कोर प्रिंसिपल्स जो यूनिवर्सल और फंडामेंटल थे उनके हिमायती थे। जैसे वेदों का एकेश्वरवाद, मोनोथिज्म, या ईसाइयत का एकात्मवाद, यूनिटेरियनिज्म। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के बहुदेववाद, पॉलीथियज्म, यानी अनेकों देवी देवताओं की पूजा, और ईसाइयत के त्रित्ववाद, ट्रिनिटेरियनिज्म, यानी ईश्वर के 3 रूपों की धारणा पर तीखा हमला भी किया। अच्छा, तो वो कोर प्रिंसिपल्स को मानते थे पर बाहरी रिचुअल्स या डॉगमास को चैलेंज करते थे। हाँ, ये एक तरह से धर्मों के कोर एसेंस को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ी हुई परतों को, बाहरी आडंबरों को हटाने की कोशिश थी। जैसे सोने को पहचानने के लिए ऊपर की मिट्टी हटानी पड़ती है। सही उदाहरण है। यही यूनिवर्सलिस्ट सोच हमें सर सैयद अहमद खान में भी दिखती है। हाँ, उन्होंने कहा कि जितने भी पैगंबर आए उन सब का दीन यानी फेथ असल में एक ही था। अच्छा। बस हर देश और कौम की जरूरत के हिसाब से अलग अलग पैगंबर भेजे गए। द कॉम मैसेज वॉज वन, द मैसेंजर्स अडेप्टेड इट फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। इंटरेस्टिंग। और केशव चंद्र सेन ने तो इस विचार को और भी ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया।
उनका एक बहुत गहरा कोट है सोर्स में। बताइए। हमारी स्थिति ये नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाया जाता है, बल्कि दुनिया के सभी स्थापित धर्म सच्चे हैं। वाओ, ये बहुत गहरा पॉइंट है ना? ध्यान दीजिए, ये सिर्फ टॉलरेंस या सहनशीलता की बात नहीं है कि चलो तुम्हारा धर्म भी ठीक है। नहीं, ये उससे आगे बढ़कर सभी धर्मों की सच्चाई को एक्टिवली एम्ब्रेस करने, स्वीकार करने की बात है। अ ट्रूली प्लूरलिस्टिक विजन। सीम ने इसके सोशल इम्प्लीकेशंस यानी सामाजिक नतीजों की भी बात की। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो इंसान रोज सच्चे ईश्वर की उपासना करता है, उसे लाजमी तौर पर अपने सभी देशवासियों को भाई मानना सीखना ही होगा। और जब ऐसा होगा तो समाज में जाति पाति, कास्ट डिस्टिंक्शंस का भेद अपने आप मिट जाएगा। कितनी सीधी, सरल, लेकिन कितनी पावरफुल बात है ना? अगर मेरा बनाने वाला एक है तो फिर उसने जो बाकी सब बनाए वो मेरे भाई बहन हुए हैं। बिल्कुल। फिर चाहे वो पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या अंग्रेजी क्यों ना हो। ये सोच आज कितनी जरूरी लगती है जब हम सोशल मीडिया पर या असल जिंदगी में धर्म और जाति के नाम पर इतनी नफरत और बंटवारा देखते हैं। बहुत ज्यादा। It directly links personal spirituality to social harmony and equality. और ये बातें सिर्फ फिलोसफिक डिबेट्स तक ही सीमित नहीं थीं। अच्छा। सोर्स इशारा करता है कि इस यूनिवर्सलिस्ट पर्सपेक्टिव का उस समय के पॉलिटिकल एंड सोशल आउटलुक यानी राजनीतिक और सामाजिक नजरिए पर भी वाकई असर था। कैसे? कम से कम 19वीं सदी के लैटर हाफ में जब रिलीजियस पर्टिकुलरिज्म यानी धार्मिक कट्टरता और पहचान की राजनीति बढ़ने लगी, उससे पहले तक तो ये असर दिखता है। कोई उदाहरण? मिसाल के तौर पर राजा राममोहन रॉय का ये मानना कि मुस्लिम वकील हिंदू वकीलों से ज्यादा ईमानदार होते हैं। ये कोई धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं था, बल्कि उस समय के सोशल डायनामिक्स का उनका अपना असेसमेंट था। ओके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जब मुसीबत में पड़े लोगों की मदद की तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। मानवता सबसे ऊपर। हाँ, यहाँ तक कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें अक्सर लोग एक हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से जोड़ते हैं, हाँ, उनको लेके ये परसेप्शन है, उनके लेखन में भी श्रेष्ठता का पैमाना मजहब, रिलीजियस एफिलिएशन नहीं, बल्कि धर्म, धर्मा या राइचसनेस था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक और बहुत दिलचस्प नुक्ता सोर्स उठाता है। उस समय प्री कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेजों से पहले के शासन को अक्सर मुस्लिम योक या मुस्लिम टिरनी कहकर क्रिटिसाइज किया जाता था। हाँ, ये सुना है, मुस्लिम जुआ या मुस्लिम तानाशाही। सोर्स का आर्ग्यूमेंट है कि ये असल में एक रिलीजियस एटीट्यूड से ज्यादा एक पॉलिटिकल एटीट्यूड था। पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे? ये उस दौर के पॉलिटिकल सिस्टम के आर्बिट्ररी कैरेक्टर, उसके मनमानेपन और जुल्म के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। जोर मुस्लिम शब्द पर उतना नहीं था जितना टिरैनी यानी तानाशाही पर था। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन तो काफी अलग है। हाँ, इसे सर सैयद अहमद खान के शब्दों से और बेहतर समझा जा सकता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि पिछले बादशाहों और राजाओं का शासन न तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों पर चलता था और न ही इस्लाम के। तो फिर कैसे चलता था? वो तो बस सरासर अत्याचार और दमन, टिरैनी और ऑप्रेशन था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था। लॉ ऑफ माइट वॉज दैट ऑफ राइट। आम लोगों की आवाज, द वॉइस ऑफ द पीपल, सुनने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ क्रिटिक का बेंचमार्क धार्मिक पहचान नहीं थी? नहीं, पैमाना थे लिबरल एंड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। क्या शासन न्यायपूर्ण है, क्या वो जनता के प्रति जवाबदेह है, ये सवाल थे, न कि ये कि शासक का मजहब क्या है। अंडरस्टूड। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं निकालना चाहिए कि लोगों के सोशल आउटलुक पर धार्मिक पहचान का कोई असर ही नहीं था। हाँ, वो तो था ही। बिल्कुल था, और बहुत गहरा असर था। सुधारकों का यूनिवर्सलिज्म पर इतना जोर देना असल में इसी धार्मिक पहचान से पैदा होने वाली संकीर्णताओं और विभाजनों से निपटने की एक कॉन्शियस कोशिश थी। मतलब वो शेयर्ड ह्यूमैनिटी और मॉडर्न वैल्यूज के आधार पर ब्रिजेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। एग्जैक्टली, अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मगर हुआ क्या फिर? ये यूनिवर्सलिज्म टिका क्यों नहीं? हाँ, यहीं पर एक बड़ी आयरनी आती है। जब कॉलोनियल कल्चर एंड आइडियोलॉजी यानी औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा की जबरदस्त चुनौती सामने आई, तो ये यूनिवर्सलिज्म एक मजबूत सेक्युलर ईथॉस, एक धर्मनिरपेक्ष लोकाचार का आधार बनने के बजाय धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने लगा मतलब? ये सिमटकर रिलीजियस पर्टिकुलरिज्म यानी अपनी अपनी धार्मिक पहचान की सीमाओं में कैद हो गया। अरे, ऐसा क्यों हुआ? शायद बाहरी दबाव, औपनिवेशिक शासन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और कुछ अंदरूनी डर और असुरक्षाएं भी रही होंगी।
द ग्रैंड विजन ऑफ यूनिटी गॉट फ्रैगमेंटेड अंडर प्रेशर। ये तो दुखद है। जो सोच एक यूनिवर्सल विजन लेकर चली थी, वो वापस अपने खोल में सिमट गई। हाँ, ये उस दौर की एक जटिल सच्चाई है। तो ये थी रैशनलिज्म और यूनिवर्सलिज्म की कहानी। दो ताकतवर आइडियाज जिन्होंने भारत में समाज सुधार की दिशा को न सिर्फ तय किया, बल्कि गहराई से प्रभावित भी किया। बिल्कुल, कैसे तर्क ने सदियों पुरानी बेड़ियों पर सवाल उठाए और कैसे सारे इंसानों को एक ही मजहब की संतान देखने की कोशिश हुई। लेकिन फिर कैसे हिस्ट्री के थपेड़ों ने, खासकर कॉलोनियल एनकाउंटर ने, इस पूरी तस्वीर को बदल दिया। हाँ, ये विचार उस दौर की जबरदस्त इंटेलेक्चुअल फर्मेंट, उस बौद्धिक उथल-पुथल को दिखाते हैं। सही। और साथ ही ये एक सोबरिंग रिमाइंडर भी है कि कैसे बड़े से बड़े आदर्श और नेक इरादे भी हिस्टोरिकल फोर्सेस और ज़मीनी हकीकतों के दबाव में अपना रास्ता बदल सकते हैं या कमज़ोर पड़ सकते हैं। बिल्कुल। The journey from universalism back towards particularism is a complex lesson from history. Very complex. बिल्कुल सही कहा। चलिए, अब इस बातचीत को और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि इन सुधार आंदोलनों का जमीनी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसा असर पड़ रहा था, और कौन सी दूसरी सामाजिक और राजनीतिक ताकतें उस वक्त समाज को शेप कर रही थीं। हाँ, ये देखना भी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। तो आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत की। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, मतलब जब देश एक बड़े कल्चरल और आइडियोलॉजिकल मंथन से गुजर रहा था। हाँ, जबरदस्त उथल-पुथल थी। बिल्कुल। एक तरफ थी वो सदियों पुरानी पारंपरिक सोच, जिसमें कुछ अच्छी बातें भी थी, पर कई पिछड़ी हुई, जकड़ने वाली बातें भी। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी वो तेजी से हावी होती कॉलोनियल कल्चर और उसके साथ आने वाले नए विचार, नई चुनौतियां। एक खींचतान का माहौल था, कह सकते हैं। हाँ, जैसे आज भी कभी कभी लगता है ना कि पुरानी जनरेशन की सुने, या ये जो नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबल आइडियाज हैं, इन्हें अपनाएं। सही कहा। वो कंफ्यूजन उस वक्त कहीं ज्यादा गहरा था, क्योंकि बात सिर्फ लाइफस्टाइल की नहीं थी, नहीं, पहचान और अस्तित्व की थी। हमारे सोर्सेज इसी खींचतान और उससे जो समाज सुधार निकले उन पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और इसी बैकड्रॉप में ये सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार की कोशिशें पनपी। सोचिए, एक तरफ परंपराओं का भारी वजन, जिसमें जाति व्यवस्था, धार्मिक कर्मकांड, महिलाओं की स्थिति, ये सब गहरी जड़ें जमाए हुए थे। और दूसरी तरफ एक विदेशी हुकूमत, जो अपने तौर तरीके, अपनी एजुकेशन, अपने कानून ला रही थी, और कहीं ना कहीं एक वो जो कहते हैं सुपीरियर कल्चर का भाव भी दिखा रही थी। अच्छा। तो इस टकराव से जो चिंगारियां निकली, उन्हीं में से कुछ ने सुधार की आग जलाई। आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सुधारों को थोड़ा करीब से देखेंगे। हाँ, खास तौर पर धर्म, जाति व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, और कोशिश ये समझने की है कि ये सुधार क्यों जरूरी लगे और इनका असर क्या हुआ। और शायद ये भी कि आज भी इनकी गूंज कैसे सुनाई देती है। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं धर्म के क्षेत्र से। देखिए, उस जमाने के रिफॉर्मर्स ने धर्म के कई पहलुओं पर सवाल उठाए। हाँ, जैसे मूर्ति में है, फिर बहुदेववाद, पॉलीथीज्म, मतलब इतने सारे देवी देवताओं की पूजा, क्या ये जरूरी है? और एक बहुत बड़ी बात थी, वो धर्म के ज्ञान पर पंडित पुरोहितों का एकाधिकार, प्रीस्टली मोनोपोली जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज थी। ऐसा माहौल था कि वेद शास्त्रों का सही मतलब बस वही जानते हैं। हाँ, आम आदमी तो बस उनकी बताई बातें मान ले, और पूजा पाठ के जो तरीके थे, रिचुअल्स, वो भी इतने जटिल और खर्चीले हो गए थे कि मुश्किल हो जाता था आम आदमी के लिए। रिफॉर्मर्स ने इन सबको चैलेंज किया। बिल्कुल। और ये सिर्फ पूजा पाठ बदलने की बात नहीं थी। नहीं, इसके सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे थे। सोचिए ना, जब धर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और सारा नॉलेज कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हो, तो आम इंसान तो उन पर डिपेंडेंट हो जाएगा ना पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल। डर के मारे, या फिर वो कन्फर्मिटी बॉर्न आउट ऑफ फियर वाली बात, सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। सही कहा। तो इन सुधारों का एक बड़ा मकसद था व्यक्ति को इसी डर और अंधविश्वास से आजाद कराना, और दूसरा पंडित पुरोहितों के एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति दिलाना। ये एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ पैसे का नहीं था शायद। नहीं, सिर्फ पैसे का नहीं, दिमागी तौर पर भी। आपको ये करना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा, वो दान देना पड़ेगा तभी पुण्य मिलेगा, ऐसी बातें। हाँ, आज भी देखिए ना कैसे एजुकेटेड लोग भी कभी कभी किसी बाबा या ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, बिना लॉजिक लगाए। उस जमाने में तो ये पकड़ और भी मजबूत रही होगी। सही कहा। और इसी पकड़ को तोड़ने का एक जबरदस्त जरिया बना वो धार्मिक ग्रंथों का आम लोगों की भाषा, मतलब वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में
अनुवाद। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। सोचिए, वेद, उपनिषद, पुराण सब संस्कृत में या ऐसी भाषाओं में थे जो आम आदमी पढ़ समझ नहीं सकता था। तो जब राजा राममोहन रॉय जैसे लोगों ने या आर्य समाज ने इनका अनुवाद हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल जैसी भाषाओं में करवाया या उसको इनकरेज किया, था, आम आदमी को पहली बार सीधे सोर्स तक पहुंचने का मौका मिला। सही है। वो जो गलत धारणाएं थीं, जो डॉगमास थे, उनके किले में पहली बड़ी सेंध थी ये। जो पुरोहित वर्ग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता था। बिल्कुल, जैसे आज इंटरनेट और विकिपीडिया ने इन्फॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। हाँ। कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, फैक्ट चेक कर सकता है। हाँ, कुछ वैसा ही असर हुआ होगा उस जमाने में इन ट्रांसलेशंस का। या ज्ञान पर से कुछ लोगों का कब्जा हटा। सही। और देखिए, जब ज्ञान आम हुआ, साथ ही पूजा पाठ के तरीके सरल हुए, तो भगवान और भक्त के बीच एक सीधा कनेक्शन बनने लगा। अच्छा, बिचौलियों की जरूरत कम हुई। हाँ, इंटरमीडियरीज की जरूरत कम महसूस हुई। पूजा या प्रार्थना एक ज्यादा निजी, एक पर्सनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनने लगी। अब आप खुद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सीधे ईश्वर से जोड़ सकते हैं। इससे व्यक्ति की अपनी समझ, अपना विवेक, इंडिविजुअल कॉन्शियस जिसे कहते हैं, और फैसले लेने की आजादी, फ्रीडम, उसको बढ़ावा मिला। मतलब वो सिर्फ भेड़ चाल चलने वाला नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी बड़े मशहूर मंदिर में घंटों लाइन लगाकर धक्का मुक्की में पुजारी के हाथ से छीना झपटी करके प्रसाद लेने की जगह अपने घर के शांत कोने में बैठकर 2 मिनट आंख बंद करके दिल से प्रार्थना करना। हाँ, दोनों अनुभवों में जमीन आसमान का फर्क है ना? सुधारक इसी पर्सनल कनेक्शन पर जोर दे रहे थे। धर्म के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था और जिस पर लगभग सभी सुधारकों ने आवाज उठाई, वो था जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। हाँ, ये तो बहुत ही सेंट्रल इशू था। सब मानते थे कि ये समाज को दीमक की तरह खा रही है और इसे बदलना ही होगा। इसे ना सिर्फ सामाजिक रूप से हानिकारक माना गया, बल्कि नैतिक रूप से भी मॉरली एंड एथिकली अबहॉरेंट माना गया। बिल्कुल, एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान को उसके जन्म के आधार पर ऊंच नीच में बांट दे, उसे छूने न छूने का भेद करे। इसे इंसानियत के खिलाफ माना गया। और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, ये तो आज भी दिखता है। मैट्रिमोनियल आर्ट्स देख लीजिए। हाँ, कास्ट नो बार लिखने वालों से ज्यादा अपनी ही जाति में रिश्ता ढूंढने वाले मिल जाएंगे। या फिर किसी का सरनेम सुनकर हम अनजाने में ही उसके सोशल बैकग्राउंड का अंदाजा लगाने लगते हैं। सही कहा, ये सब उसी पुरानी व्यवस्था के एकोज हैं। और देखिए, जाति व्यवस्था का विरोध सिर्फ नैतिक कारणों से नहीं था, इसके बहुत ठोस प्रैक्टिकल कारण भी थे। हाँ, सोर्स बताता है कि ये देशभक्ति की भावना, पैट्रियोटिक फीलिंग्स के पनपने में एक बड़ी रुकावट थी। कैसे? भाई, जब समाज हजारों जातियों और उपजातियों में बटा हो, हर कोई सिर्फ अपनी जाति के हित के बारे में सोचे, तो एक राष्ट्र या नेशन की भावना कैसे मजबूत होगी? हाँ, बात तो सही है। लोग पहले अपनी जाति के थे, फिर शायद अपने इलाके के। भारतीय होने का एहसास बहुत बाद में आता था या आता ही नहीं था। और ये डेमोक्रेटिक आइडियाज के तो बिल्कुल उलट थी, क्योंकि डेमोक्रेसी बराबरी की बात करती है और जाति व्यवस्था पूरी तरह हायरार्की और गैर बराबरी पर टिकी थी। समाज बुरी तरह फ्रैगमेंटेड था। जैसे कॉलेज में अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स या हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स सिर्फ अपने ही ग्रुप में रहें, हाँ, एक दूसरे से मिले जुले नहीं, तो क्या कॉलेज की कोई यूनाइटेड स्टूडेंट बॉडी बन पाएगी? कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो पाएगा? नहीं, मुश्किल है। नहीं ना, समाज का भी यही हाल था। राजा राममोहन रॉय ने वैचारिक स्तर पर इसका विरोध शुरू किया था, जैसा सोर्स कहता है। हालांकि शायद व्यक्तिगत जीवन में उतने रेडिकल नहीं थे। हाँ, पर उन्होंने बहस छेड़ी, ये जरूरी था। फिर जैसे जैसे सदी आगे बढ़ी, ये आवाज और तेज होती गई। महादेव गोविंद रानडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये बड़े नाम थे जिन्होंने मौजूदा जाति व्यवस्था की जबरदस्त आलोचना की। उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर बताया कि ये जो रूप चल रहा है, ये असली सनातन धर्म नहीं है। हाँ, ये वो नाम है जिन्हें हम आज भी रिस्पेक्ट से याद करते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं इनके बारे में। और ये सोचना जरूरी है कि जिन बुराइयों के खिलाफ वो तब लड़े थे, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गई हैं? शायद नहीं। ज्यादातर सुधार आंदोलन जाति व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का अप्रोच थोड़ा अलग था, जैसा सोर्स बताता है। अच्छा, क्या था वो? उन्होंने चातुर्वर्ण यानी समाज का 4 वर्णों में विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको पूरी तरह खारिज नहीं किया। तो फिर? बल्कि उसकी एक नई, थोड़ी यूटोपियन, मतलब आदर्शवादी इंटरप्रिटेशन दी। उन्होंने कहा कि वर्ण जन्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुण यानी मेरिट या वर्च्यू और कर्म एक्शन से तय होना चाहिए। ये तो सुनने में काफी मॉडर्न लगता है। हाँ, उनका तर्क था,
जिसके पास सबसे अच्छा ज्ञान और चरित्र है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है, चाहे उसका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो। और एक अज्ञानी व्यक्ति शूद्र वर्ग में रखने लायक है, भले ही वो जन्म से ब्राह्मण हो। ये तो मेरिटोक्रेसी जैसा लग रहा है, परफॉर्मेंस के आधार पे स्टेटस। हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए इसे जमीन पे उतारना कितना मुश्किल है। कौन तय करेगा कि किसमें कितना गुण है? हाँ, किसका ज्ञान सबसे अच्छा है, ये तो सब्जेक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल। क्या इसका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है? और क्या इससे मौजूदा जातिगत भेदभाव सचमुच खत्म हो जाता? ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। और जाहिर है जाति व्यवस्था का सबसे तीखा, सबसे रैडिकल विरोध उन आंदोलनों से आया जो निचली कही जाने वाली जातियों से जुड़े थे। हाँ, जिन्होंने इस जुल्म को पीढ़ी दर पीढ़ी झेला था। उनकी आवाज में एक अलग ही कड़वाहट और सच्चाई थी। जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। हाँ, और केरल में नारायण गुरु। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर काम किया। पिछड़ों और दलितों के लिए स्कूल खोले, उन्हें संगठित किया और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। नारायण गुरु और गांधी जी के बीच हुई एक बातचीत का जिक्र सोर्स में मिलता है, जो बहुत इल्यूमिनेटिंग है। अच्छा, क्या बात हुई? गांधी जी, जो शायद चातुर्वर्ण व्यवस्था का एक सुधरावा रूप बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने तर्क दिया कि प्रकृति में भी विविधता होती है। जैसे एक ही पेड़ की सारे पत्ते आकार और बनावट में एक जैसे नहीं होते। उनका मतलब था कि इंसानों में भी स्वाभाविक अंतर होते हैं। हाँ, शायद यही कि कुछ ज्यादा केपेबल होते हैं, कुछ कम। इस पर नारायण गुरु ने जो जवाब दिया वो अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हाँ, पत्ते अलग अलग दिखते हैं, ये अंतर सतही है, सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर का है। लेकिन अगर आप उन सभी पत्तों का रस, जूस निकालें तो वो एक जैसा ही होगा। सार, एसेंस में कोई फर्क नहीं है। वाह, कितनी गहरी बात है। बाहर से दिखने वाले फर्क असली नहीं है। हाँ, चाहे वो रंग रूप का हो, जाति का हो या तथाकथित काबिलियत का, इंसान होने के नाते फंडामेंटली सब बराबर है। ये जाति व्यवस्था की बुनियाद पर ही सीधा प्रहार था। इसी सोच से नारायण गुरु ने वो प्रसिद्ध नारा दिया था, ओरु जाति ओरु मथम ओरु दैवम मनुष्यानो। हाँ, यानी मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। सारी इंसानियत एक है, उसे इन दीवारों में बांटना गलत है। और कमाल की बात यह है कि उनके एक प्रमुख शिष्य सहधरण हैयप्पन इससे भी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गुरु के नारे को बदलते हुए कहा, जाति वेंडा माथम वेंडा दैवम वेंडा मनुष्यानु। मतलब मानव जाति के लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं। अरे, यानी सुधार आंदोलनों के भीतर भी विचारों का कैसा डायनामिक एवोल्यूशन चल रहा था। हाँ, गुरु एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, शिष्य कोई ईश्वर नहीं तक जा रहा है। ये दिखाता है कि ये कोई बंद विचारधाराएं नहीं थीं। लगातार बहस, सवाल जवाब और विकास की प्रक्रिया चल रही थी। बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरे बड़े मोर्चे पर आते हैं, महिलाओं की स्थिति और उनके दर्जे, कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ विमेन में सुधार। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, बाल विवाह का विरोध, लड़कियों की शिक्षा पर जोर, ये सब इसी का हिस्सा थे। लेकिन सोर्स एक दिलचस्प नुक्ता उठाता है कि ये सिर्फ मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन भावना से प्रेरित नहीं था कि बस औरतों पर अत्याचार हो रहा है, हाँ। तो चलो कुछ करें। तो फिर क्या था? इसके पीछे एक सोची समझी सोशल लॉजिक थी। सुधारक ये समझ रहे थे कि समाज को अगर बदलना है तो उसकी जड़ यानी घर के माहौल को, डोमेस्टिक कंडीशंस को बदलना होगा। अच्छा, घर से शुरुआत। हाँ, क्योंकि वही तो बच्चे का शुरुआती समाजीकरण होता है, इनिशियल सोशलाइजेशन जिसे कहते हैं, जहाँ उसकी सोच, उसकी आदतें बनती हैं। और इस प्रोसेस में माँ की भूमिका केंद्रीय होती है। ये दिया गया कि अगर महिलाएं सुधरेंगी, रिफॉर्म्ड विमेन होंगी, यानी वो पढ़ेंगी, लिखेंगी, पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकलेंगी, दुनिया को समझेंगी, तभी वो बेहतर माँ बनेंगी, बेहतर नागरिक बनेंगी। हाँ, और तभी उनके बच्चे यानी आने वाली पीढ़ी सुधरेंगे, रिफॉर्म्ड मेन होंगे। सुधरी हुई महिलाएं सुधरे हुए घर, रिफॉर्म्ड होम्स बनाएंगी, और सुधरे हुए घरों से ही सुधरा हुआ समाज बनेगा। बिल्कुल। ये सोच आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। जब हम कहते हैं कि एक माँ शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हाँ, घर को समाज की बेसिक यूनिट माना गया और महिला को उस यूनिट की की पेयर।
हाँ, हालांकि सोर्स ये इशारा भी करता है कि खुद महिलाओं के नजरिए से देखें तो ये सोच थोड़ी लिमिटेड थी। लिमिटेड कैसे? मतलब महिलाओं को सुधारने का अंतिम लक्ष्य पुरुषों और समाज को सुधारना था। शायद महिलाओं की अपनी स्वायत्तता, उनकी अपनी पहचान, उनके अपने सपने उतने फोकस में नहीं थे। अच्छा, ये बात भी है। लेकिन फिर भी उस जमाने के लिहाज से ये एक बड़ी छलांग थी कि ये माना गया कि कोई भी देश सभ्यता में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर सकता जिसकी महिलाएं अज्ञानता में डूबी हों। यानी औरतों की भलाई को नेशनल प्रोग्रेस से सीधे सीधे जोड़ दिया गया। हाँ, उन्हें सिर्फ घर की चारदीवारी का हिस्सा ना मानकर राष्ट्र निर्माण में भागीदार माना गया, भले एक खास भूमिका में। अच्छा, एक और बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन जो सोर्स हाईलाइट करता है वो ये कि ये सुधारक पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन चाहते थे। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उनका मकसद आंखें बंद करके पश्चिम की नकल, ब्लाइंड इमिटेशन करना कतई नहीं था। ये बहस तो आज तक जिंदा है। क्या मॉडर्न होने का मतलब सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहनना, अंग्रेजी बोलना और बर्गर खाना है? या मॉडर्न होने का मतलब साइंटिफिक टेम्पर रखना, रैशनल सोच अपनाना, बराबरी और न्याय जैसे मूल्यों को मानना है? हाँ, चाहे आप धोती पहने या जीन्स। बिल्कुल। ये सुधारक पश्चिम से प्रभावित जरूर थे, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ के तर्कवाद, रैशनलिज्म, मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी और वैज्ञानिक सोच ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने पश्चिम के प्रोग्रेसिव विचारों को अपनाने की वकालत की। लेकिन वो अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति, कल्चरल आइडेंटिटी को पूरी तरह उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे। वो अपनी परंपराओं में जो अच्छा और रेलेवेंट था उसे बचाना चाहते थे। हाँ, और जो सड़गल गया था उसे हटाना चाहते थे। साथ ही वो पश्चिम से भी अच्छी बातें सीखना चाहते थे, लेकिन उसकी बुराइयों या सिर्फ बाहरी चमक दमक की नकल से बचना चाहते थे। ये तो बड़ा मुश्किल काम रहा होगा, ये बैलेंसिंग एक्ट। हाँ, बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट था, अपनी पहचान बनाए रखते हुए दुनिया के साथ कदम मिलाना। आज हमें ये बातें, विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह का समर्थन, लड़कियों की पढ़ाई, बहुत सहज और स्वाभाविक लगती हैं। लगता है कि हाँ, ये तो होना ही चाहिए था। लेकिन सोर्स हमें याद दिलाता है कि 19वीं सदी में इन विचारों को अपनाना और लागू करना भयानक रूप से कठिन था। लोगों को इसके लिए जबरदस्त मानसिक पीड़ा, अनप्रेसिडेंटेड मेंटल एगनी झेलनी पड़ी। और भयानक घरेलू और सामाजिक तनाव, अनटोल्ड डोमेस्टिक एंड सोशल टेंशन का सामना करना पड़ा। जरा सोचकर देखिए, आज 21वीं सदी में भी अगर कोई अपनी पसंद से इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करना चाहे, या घर की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई अनकन्वेंशनल करियर चुनना चाहे, तो कितना ड्रामा होता है। परिवार वाले, रिश्तेदार, समाज सब पीछे पड़ जाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ताने, बहिष्कार, क्या कुछ नहीं होता। हाँ, तो कल्पना कीजिए आज से 150 साल पहले ये कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा जब समाज और भी ज्यादा कट्टर था। सही कहा। हाँ, वो सदियों पुरानी परंपराओं की बेड़ियां थीं जो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर दिमाग में भी जकड़े हुई थीं। उन्हें तोड़ना बहुत गहरा भावनात्मक संकट लेके आता होगा, इमोशनल एंड सेंटिमेंटल क्राइसिस। बिल्कुल। लोग अक्सर दो पार्टों के बीच पिस जाते थे। एक तरफ परिवार और समाज के ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स का दबाव, और दूसरी तरफ अपने नए मॉडर्न कमिटमेंट्स जो उन्हें तर्क और न्याय के आधार पर सही लगते थे। हाँ, इस कश्मकश में जीना, ये फैसला लेना कि किसकी सुने, दिल की या दिमाग की, परंपरा की या तर्क की, बहुत पीड़ादायक था। सोर्स में कुछ बहुत मार्मिक उदाहरण दिए गए हैं जो इस संघर्ष की झलक दिखाते हैं। जैसे जब ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद बंगाल में पहली कानूनी विधवा शादी हुई, तो उसे देखने के लिए हजारों लोग तमाशबीन बनकर जमा हो गए थे। बाप रे, जैसे कोई अजूबा हो रहा हो। आप कल्पना कर सकते हैं उस जोड़ी की मानसिक स्थिति। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा साहसी कदम उठा रहे हैं और हजारों आंखें उन्हें घूर रही हैं, शायद मजाक उड़ा रही हैं। बहुत मुश्किल रहा होगा। फिर महाराष्ट्र में जब पहली ऐसी शादी हुई तो उस जोड़े को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से लाठियां लेकर चलना पड़ा, क्योंकि भीड़ उन पर हमला करने को तैयार थी। सोचिए, अपनी मर्जी से शादी करने पर जान का खतरा। और डॉक्टर रुक्माबाई का केस तो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वो पढ़ी लिखी डॉक्टर थीं। हाँ, लेकिन बचपन में उनकी शादी एक अशिक्षित आदमी से कर दी गई थी। बड़ी होने पर उन्होंने उस पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ, कोर्ट केस चला। और तिलक जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेता भी परंपरा के पक्ष में खड़े हो गए थे, रुक्माबाई के विरोध में। हाँ, एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला का अपने जीवन का फैसला खुद लेना
समाज के लिए इतना बड़ा सदमा था। और ये संघर्ष सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं था। बड़े बड़े सुधारक जैसे रानाडे, लोकहितवादी तेलंग, ये खुद भी इस द्वंद्व से गुजरे। सोर्स बताता है कि रानाडे ने जब अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद अपने ही सुधारवादी विचारों के खिलाफ जाकर समाज के दबाव में एक कम उम्र की लड़की से शादी की। तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। हाँ, उन्हें कई आते नींद नहीं आई, वो ग्लानि से भरे रहे। लोकहितवादी और तेलंग जैसे लोग भी इसी तरह की कश्मकश से गुजरे। और कई तो हिम्मत हारकर दबाव में आकर वापस पारंपरिक रास्ते पर लौट गए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो देवता नहीं थे, वो भी हमारी आपकी तरह इंसान थे, जिनमें हिम्मत भी थी और कमजोरियां भी। उनके अपने अंदरूनी संघर्ष थे। सही कहा। और सोर्स का कंक्लूजन यही है कि इसी स्ट्रगल से, इसी पीड़ा और उथल-पुथल से भारत में नए इंसान, न्यू मैन और नए समाज, न्यू सोसाइटी ने आकार लेना शुरू किया। ये बदलाव आसान नहीं था, बहुत दर्दनाक था। पर शायद जरूरी था। इसी टकराव ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया, पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत दी और धीरे धीरे ही सही एक ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा मानवीय समाज की नींव रखी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 19वीं सदी के ये सुधार कितने लेयर्स वाले थे। धर्म, जाति, महिलाओं की स्थिति, और इन सबके पीछे कितना गहरा व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष छिपा था। ये सिर्फ कुछ कानून बदलने या किताबें लिखने की कहानी नहीं है। ये लोगों की सोच, उनकी भावनाओं, उनके डर और उनकी हिम्मत की कहानी है। और ये पॉइंट भी याद रखना जरूरी है कि मकसद आधुनिकीकरण था, सिर्फ पश्चिमीकरण नहीं। हाँ, अपनी जड़ों को समझते हुए, दुनिया से सीखते हुए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल, एक नाजुक संतुलन साधने का प्रयास था, जो शायद आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कड़ियों में हमने 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर काफी बात की थी। हाँ, कैसे समाज के अंदर से ही बदलाव की आवाजें उठ रही थी। बिल्कुल। तो आज उसी कहानी का एक दूसरा पहलू देखते हैं। कैसे औपनिवेशिक भारत में, मतलब कॉलोनियल इंडिया में, बाहरी संस्कृति और विचारधारा, हाँ, ये जो कॉलोनियल कल्चर और आइडियोलॉजी थी, उसका जो प्रभाव बढ़ रहा था, उसका सामना कैसे किया गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टकराव नहीं था। नहीं, ये कहीं ज्यादा गहरा था। हाँ, अपनी पहचान, अपनी जड़ों को बचाने की एक गहरी जद्दोजहद थी। तो ये कल्चरल रेजिस्टेंस, ये सांस्कृतिक प्रतिरोध कैसे शुरू हुआ, कैसे इसने शक्ल ली। हाँ, और ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि प्रतिरोध का पहला मैदान अक्सर संस्कृति ही क्यों बना। देखिए, जो कॉलोनियल स्टेट था, मतलब औपनिवेशिक राज्य, हाँ, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिद्धांत थे, वो जरूरी नहीं कि प्री कॉलोनियल राज्यों से एकदम ही उलट या बहुत ज्यादा दमनकारी लगे हों, कम से कम शुरुआती दौर में। अच्छा, मतलब टैक्स वगैरह तो वो पहले भी देते थे। हाँ, प्रशासन, कानून, टैक्स वसूली, ये चीजें बदली जरूर, पर शायद उतनी तेजी से या उतनी गहराई तक महसूस नहीं हुई जितनी ये सांस्कृतिक घुसपैठ, कल्चरल इंट्रूजन। एग्जैक्टली, कल्चरल इंट्रूजन्स महसूस हुई। अंग्रेजों के तौर तरीके, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनकी शिक्षा, उनका रहन-सहन। हाँ, ये सब लोगों को ज्यादा सीधे तौर पर खटक हाँ, पहुंचा रहे थे। हाँ, समझ रहा हूँ। जैसे आज भी होता है ना, कोई मान लीजिए नई ग्लोबल कंपनी आती है, तो उसके काम करने के तरीके से ज्यादा शायद लोगों को ये बात चुभती है कि अरे हमारी लोकल दुकानें बंद हो रही हैं या हमारी भाषा पीछे छूट रही है। बिल्कुल वैसा ही। ये सांस्कृतिक बदलाव ज्यादा पर्सनल थे, ज्यादा अंदर तक महसूस होने वाले थे। इसीलिए अपनी स्वदेशी संस्कृति की रक्षा, ये जो डिफेंस ऑफ इंडिजिनस कल्चर का विचार था, वो कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ ही पनपने लगा था। ये एक तरह का सहज, मतलब इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था कि अरे हमारी चीजें बदल रही हैं, इन्हें बचाना है। तो ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आम लोगों के स्तर पर भी महसूस हो रहा था। ये बात बहुत जरूरी है। ये बात वाकई गौर करने वाली है कि प्रशासन से ज्यादा चोट संस्कृति पर महसूस हुई। और ये चिंता, जैसा आपने इशारा किया, ये सिर्फ धर्म या पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्सर हम इसे सिर्फ धर्म की रक्षा से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। हाँ, ये तो पूरे जीवन जीने के तरीके, द वे ऑफ लाइफ को बचाने की कोशिश थी। इसमें भाषा, साहित्य, कला, दर्शन, शिक्षा, खान पान, पहनावा,
हाँ, वो सत्कूप जिससे किसी समुदाय या समाज की पहचान बनती है, उसकी जो सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस होती हैं। एकदम सही कहा। सोचिए ना, भाषा का सवाल कितना अहम था और आज भी है। अपनी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है। ये पहचान जताने का तरीका है। बिल्कुल। या फिर पहनावा, आज भी देखिए, किसी खास मौके पर पारंपरिक कपड़े पहनने का चलन क्यों है? वो एक तरह का कल्चरल स्टेटमेंट है। उस दौर में भी ये चिंताएं बहुत गहरी थीं। तो फिर इस सांस्कृतिक रक्षा की कोशिश के तरीके क्या थे? मतलब लोग कर क्या रहे थे जमीन पर अपनी पहचान बचाने के लिए? आपने कहा कि ये कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट के साथ ही शुरू हो गया था। देखिए, इसके दो मुख्य पहलू या विशेषताएं दिखती हैं। पहला, एक वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक प्रणाली का निर्माण करने की कोशिश, क्रिएशन ऑफ एन ऑल्टरनेट कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम। मतलब कॉलोनियल सिस्टम के पैरेलल अपना कुछ खड़ा करना। हाँ बिल्कुल, अपना एक समानांतर ढांचा खड़ा करना। और दूसरा, जो हमारी पारंपरिक संस्थाएं थीं, उनका पुनर्जनन, रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, जो संस्थाएं कमजोर पड़ गई थीं या जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, उन्हें फिर से जिंदा करना, उन्हें रेलेवेंट बनाना, ये दो रास्ते थे जिनसे ये प्रतिरोध आकार ले रहा था। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। ये वैकल्पिक सिस्टम और पारंपरिक चीजों को रिवाइव करने की जो कोशिशें थीं, ये जमीन पर कैसे दिख रही थीं? कुछ ठोस उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, कई स्तरों पर ये कोशिशें हो रही थीं। सबसे पहले तो देशी भाषाओं की खेती, कल्टीवेशन ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। हिंदी, बांग्ला, मराठी, तमिल और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा, पत्रकारिता शुरू हुई। इन भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया गया। ये सिर्फ भाषा बचाना नहीं था। नहीं, ये अपनी आवाज, अपना नजरिया सामने रखना भी था। एक्सटेंशन है एक तरह से। हाँ, अपनी भाषा में सोचना और लिखना, उसका असर अलग ही होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो रहा था? अंग्रेजी शिक्षा तो आ ही रही थी। हाँ, तो उसी के जवाब में शिक्षा में भी एक वैकल्पिक प्रणाली बनाने की कोशिश हुई, क्रिएशन ऑफ एन ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अच्छा, जैसे गुरुकुल खोलने के प्रयास हुए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषदें बनी, ऐसे स्कूल स्थापित किए गए जहां भारतीय दर्शन, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान को महत्व दिया जाए। जैसे शांति निकेतन या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, इनकी जड़ यही है। हाँ, काफी हद तक। मकसद था ऐसे नागरिक तैयार करना जो अपनी संस्कृति से जुड़े हों, सिर्फ क्लर्क न बने। समझ गया। और कला साहित्य, क्या वहां भी ऐसी ही कोशिशें थीं? क्योंकि अंग्रेज तो अपनी कला और साहित्य को ही श्रेष्ठ मानते थे। निश्चित रूप से भारतीय कला और साहित्य को पुनर्जीवित करने के गंभीर प्रयास हुए, एफर्ट्स टू रीजनरेट इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। कैसे? चित्रकला में पुरानी शैलियों जैसे अजंता या मुगल शैली से प्रेरणा ली गई, एक नई इंडियन स्टाइल विकसित करने की कोशिश हुई। साहित्य में भारतीय इतिहास, मिथक और सामाजिक मुद्दों को उठाया गया। अपनी कहानी खुद कहना, कॉलोनियल नैरेटिव के सामने। बिल्कुल, अपनी कहानी अपने नजरिए से। और पहनावा, खान-पान, इसका जिक्र आपने पहले भी किया था। ये कैसे प्रतिरोध बना? हाँ, भारतीय पोशाक और भोजन पर जोर देना, एम्फेसिस ऑन इंडियन ड्रेस एंड फूड, ये भी प्रतिरोध का एक अहम हिस्सा बना। स्वदेशी आंदोलन और खादी। हाँ, स्वदेशी आंदोलन के दौरान खादी का महत्व सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, वो एक शक्तिशाली कल्चरल सिंबल भी था। अपने हाथ का बना पहनना, अपना पारंपरिक भोजन खाना, ये सब अपनी पहचान पर गर्व करने और औपनिवेशिक प्रभाव को नकारने का तरीका था। जैसे आज भी मेड इन इंडिया पर इतना जोर है, कहीं ना कहीं वो भावना तो जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई है। और धर्म की रक्षा, ये तो शायद सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा होगा, है ना? खासकर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को देखते हुए। बेशक, धर्म की रक्षा, डिफेंस ऑफ रिलीजन, एक बहुत बड़ा मोर्चा था। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू धर्म या इस्लाम की आलोचना का जवाब देना, जो वो काफी मुखर होकर कर रहे थे। हाँ, तो उसका जवाब देना, अपने धार्मिक ग्रंथों की नई व्याख्याएं प्रस्तुत करना, धार्मिक सुधारों के जरिए धर्म को अंदर से मजबूत करना, ये सब चल रहा था। और चिकित्सा, आयुर्वेद वगैरह? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ, अटेम्प्ट्स टू रिवाइटलाइज द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया, उनके कॉलेज खोले गए। ये सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं था। नहीं, ये अपने पारंपरिक ज्ञान पर भरोसा जताना भी था कि हमारे पास भी कारगर चिकित्सा पद्धतियां हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि स्रोत बताते हैं, पूर्व औपनिवेशिक प्रौद्योगिकी, प्री कॉलोनियल टेक्नोलॉजी की संभावनाओं की भी जांच हुई। हाँ,
और पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज का पुनर्निर्माण करने की कोशिशें भी हुईं। मतलब ये सिर्फ कला संस्कृति तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी जड़ों को टटोला जा रहा था। हाँ, ये कोशिश बहुत व्यापक थी, बहुत मल्टीफेसेटेड थी। ये तलाश थी कि हमारे पास अपना क्या है और उसे आज के समय में कैसे रेलेवेंट बनाया जा सकता है। ये एक तरह से आत्मविश्वास जगाने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कवायद थी। ये सब तो काफी बड़े पैमाने पर हो रहा लगता है। क्या इसके कुछ शुरुआती संकेत, मतलब अर्ली इंक्लिंग्स, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भी मिलते हैं, 1857 से पहले? हाँ, बिल्कुल। इसके बीज पहले ही पड़ चुके थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय की ईसाई मिशनरियों के साथ जो तीखी बहसें हुई हाँ, उनका जिक्र हमने पहले भी किया है। थे, बल्कि हिंदू धर्म पर हो रहे हमलों का इंटेलेक्चुअल जवाब भी दे रहे थे। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो तत्वबोधिनी सभा बनाई। तत्वबोधिनी सभा, ये क्या करती थी? इसका मुख्य काम ही भारतीय दर्शन, इतिहास और संस्कृति का अध्ययन और प्रचार करना था। वो एक तरह का थिंक टैंक था जो भारतीय पहचान को मजबूत करने में लगा था। अच्छा, तो इसकी गतिविधियां क्या थीं? मतलब वो करते क्या थे असल में? सभा एक पत्रिका निकालती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। बहुत मशहूर हुई थी वो। हाँ, सुना है। उसमें भारतीय दर्शन, विज्ञान, इतिहास पर लेख छपते थे। वो पश्चिमी ज्ञान का अंधानुकरण करने के बजाय भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने और उसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने पर जोर देती थी। और सिर्फ पत्रिका ही नहीं, उन्होंने स्कूल भी चलाए जहां बांग्ला भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। ये सब उसी ऑल्टरनेट सिस्टम बनाने की कोशिश का हिस्सा था जिसका हमने जिक्र किया। और आपने मद्रास के एक ज्ञापन का भी जिक्र किया था जिसमें 70,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। ये क्या था? हाँ, वो भी एक जबरदस्त उदाहरण है। मद्रास प्रेसिडेंसी में शिक्षा नीति पर एक ज्ञापन तैयार हुआ, मेमोरियल ऑन एजुकेशन जिसे कहते हैं। उस पर लगभग 70,000 लोगों ने दस्तखत किए थे। 70,000 उस जमाने में? हाँ, ये दिखाता है कि शिक्षा का सवाल, और खासकर अपनी भाषा और संस्कृति के अनुरूप शिक्षा का सवाल, सिर्फ इलीट्स तक सीमित नहीं था। आम लोगों में भी इसे लेकर चिंता और जागरूकता थी। वाकई ये संख्या तो चौंकाने वाली है। ये दिखाता है कि लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर कितने सजग हो रहे थे। और एक और घटना का जिक्र आता है, लेक्स लॉकी एक्ट के खिलाफ गुस्सा। ये क्या मामला था? हाँ, लेक्स लॉकी एक्ट जो 1850 में पारित हुआ, ये भी एक बड़ा मुद्दा बना। इस कानून का मुख्य प्रावधान ये था कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई बन जाता है तो भी उसे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार रहेगा। अच्छा। जबकि पहले के कानूनों के हिसाब से, पहले के हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत धर्म बदलने पर आमतौर पर संपत्ति का अधिकार खत्म हो जाता था। ओहो, तो ये कानून एक तरह से धर्म परिवर्तन के रास्ते की एक बड़ी रुकावट हटा रहा था। जाहिर है इससे पारंपरिक समाज में खलबली मची होगी। बिल्कुल मची होगी। इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो कई बार इंटरफेस शादियों या धर्म परिवर्तन पर जो सामाजिक और पारिवारिक तनाव होते हैं, संपत्ति का एंगल उसमें अक्सर जुड़ जाता है। उस समय तो ये और भी बड़ा झटका लगा होगा। बिल्कुल। इस कानून का जबरदस्त विरोध हुआ। इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने अपने सामाजिक और पारिवारिक कानूनों पर सीधा हमला माना। उन्हें लगा होगा कि सरकार धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। हाँ, और उनके पारंपरिक ताने बाने को तोड़ रही है। ये घटना भी दिखाती है कि कैसे औपनिवेशिक कानून कल्चरल और रिलीजियस मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे और कैसे लोग उसके खिलाफ लामबंद हो रहे थे। ये सब कल्चरल रेजिस्टेंस के शुरुआती मगर बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण थे। तो ये तो हुई शुरुआती दौर की प्रतिक्रियाएं, लेकिन बाद में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ ऐसे आंदोलन भी सामने आए जिन्हें अक्सर रूढ़िवादी कहा जाता है, कंजर्वेटिव या पुनरुत्थानवादी, रिवाइवलिस्ट। हाँ, इनकी प्रवृत्ति तो और भी ज्यादा देसी, मतलब स्ट्रांगली नेटिव लगती है। इनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इन बाद के आंदोलनों का चरित्र ज्यादा मुखर रूप से स्वदेशी था और ये बहुत स्पष्ट रूप से औपनिवेशिक सांस्कृतिक आधिपत्य, कॉलोनियल कल्चरल हेजेमनी के खिलाफ अपनी स्वदेशी संस्कृति की रक्षा करने की जरूरत से प्रेरित थे। देखिए, कंजर्वेटिव या रिवाइवलिस्ट जैसे लेबल्स कई बार थोड़े भ्रामक हो सकते हैं। हमें उन्हें उस विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ, स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। मतलब उस समय के हिसाब से वो जरूरी थे, भले ही आज हमें वो पिछड़े लगे। ऐसा कुछ हद तक, हाँ। उस समय जब आपकी पूरी पहचान, आपकी संस्कृति पर बाहरी हमला हो रहा हो, तो अपनी जड़ों की ओर लौटना, अपने अतीत का गौरवगान करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है।
एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, कह सकते हैं। इन आंदोलनों की मूल में यही चिंता थी कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारी कल्चरल पर्सनालिटी, जिसे औपनिवेशिक शासन ने दबाया है, विकृत किया है, डिस्टॉर्ट किया है या शायद नष्ट ही कर दिया है, उससे फिर से जीवित किया जाए, उसका पुनरुद्धार हो, अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पाना, अपने मूल्यों पर फिर से जोर देना, ये उस दौर में एक तरह की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरत थी। और यहीं पर यह चीज राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस के निर्माण से जुड़ जाती है ना? बिल्कुल। क्योंकि एक राष्ट्र की भावना पनपने के लिए एक साझा पहचान, एक साझा इतिहास, एक साझा संस्कृति का बोध होना बहुत जरूरी है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि हम एक हैं, हमारी जड़ें एक हैं, तभी तो वो मिलकर किसी बड़े लक्ष्य के लिए खड़े होते हैं। सही कहा। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में शिवाजी, महाराणा प्रताप या लोक कथाओं के नायकों का इस्तेमाल लोगों को प्रेरित करने और जोड़ने के लिए किया गया। तो ये सांस्कृतिक गौरव का भाव राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग, इंटेग्रल एलिमेंट बन गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी संस्कृति को बचाना, उस पर गर्व करना, ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान और एकता की भावना जगाने के लिए बहुत जरूरी था। कॉलोनियलिज्म सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करता, ये वो दिमाग पर भी कब्जा करने की कोशिश करता है। हाँ, आपकी संस्कृति को हीन बताकर उसका मुकाबला करने के लिए अपनी संस्कृति को मजबूती से पकड़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन आता है। क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी था? जैसा कि अक्सर होता है, जब हम अपनी पहचान पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो कहीं ना कहीं संकीर्णता का खतरा भी रहता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूआंस है, एक चेतावनी भी है जिसे समझना जरूरी है। ये सच है कि इनमें से कुछ प्रवृत्तियां जो सांस्कृतिक रक्षा के नेक इरादे से शुरू हुई थीं, वो कई बार ऐतिहासिक आवश्यकता की सीमाओं को लांघ गईं। यानी जहां जरूरत सिर्फ अपनी पहचान बचाने की थी, वहां वो दूसरों को खारिज करने या अपने अतीत को बिना किसी आलोचना के महिमा मंडित करने तक पहुंच गईं। अच्छा। इससे एक संकीर्ण और कई बार प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, सेक्टेरियन एंड ऑब्सकुरेंटिस्ट आउटलुक भी बन पा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब अच्छी नीयत से शुरू हुई चीजें संकीर्ण या प्रतिक्रियावादी कैसे बन गई? इसकी एक बड़ी वजह शायद सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों के बीच सही तालमेल या एकीकरण की कमी रही हो। लैक ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब राजनीतिक स्तर पर तो देश आधुनिक विचारों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था या बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांस्कृतिक स्तर पर कुछ समूह पूरी तरह से अतीत की ओर देखने लगे या फिर अपनी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को ही सबसे ऊपर मानने लगे। समझ रही हूं। इससे हुआ ये कि राजनीतिक प्रगति के बावजूद समाज में एक तरह का सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल बैकवर्डनेस बना रहा या शायद बढ़ भी गया। जैसे कभी-कभी होता है ना कि हम अपनी जाति, धर्म या क्षेत्र के गौरव में इतने डूब जाते हैं कि बाकी समाज से कट जाते हैं या उसमें विभाजन पैदा करने लगते हैं। बिल्कुल, वही खतरा यहाँ भी था। हाँ, ये संतुलन साधना हमेशा ही मुश्किल रहा है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना और साथ ही खुले दिमाग से भविष्य की ओर देखना। तो अगर हम इन तमाम सामाजिक धार्मिक आंदोलनों, चाहे वो सुधारवादी हों या पुनरुत्थानवादी, इनकी भूमिका को समेटना चाहें तो क्या कह सकते हैं? इनका निचोड़ क्या था? देखिए, इन सभी आंदोलनों ने अपनी तमाम विविधताओं और अंतर्विरोधों के बावजूद एक बहुत महत्वपूर्ण दोहरे भूमिका निभाई। डुअल रोल था इनका। अच्छा, क्या? पहला, उन्होंने वो शुरुआती बौद्धिक और सांस्कृतिक तोड़फोड़ की, इनिशियल इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ब्रेक जिसे कह सकते हैं, जिसने भविष्य की एक नई दृष्टि, अ न्यू विजन ऑफ द फ्यूचर को संभव बनाया। मतलब पुरानी सोच पे सवाल उठाए? हाँ, उन्होंने सदियों से चली आ रही जड़ मान्यताओं पर सवाल उठाए, समाज को अंदर से बदलने की जमीन तैयार की, लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या सही है, क्या गलत, क्या बदलना चाहिए। और दूसरी भूमिका? दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि वे औपनिवेशिक सांस्कृतिक और वैचारिक आधिपत्य, कॉलोनियल कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल हेजेमनी के खिलाफ प्रतिरोध का एक अहम मोर्चा थे। हाँ, ये तो हमने देखा ही। वो सिर्फ समाज सुधारक नहीं थे, वो कल्चरल वॉरियर्स भी थे, जो बाहरी दबाव के सामने अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। अबला। बिल्कुल। और इसी दोहरे संघर्ष, ड्यूअल स्ट्रगल से ही वो आधुनिक भारतीय सांस्कृतिक स्थिति, मॉडर्न कल्चरल सिचुएशन विकसित हुई, जिसकी हम आज बात करते हैं। इसी संघर्ष और मंथन से नए विचारों वाले लोग, न्यू मेन, नए तरह के परिवार और घर, न्यू होम्स, और आखिरकार एक नए समाज, अ न्यू सोसाइटी के निर्माण की नींव पड़ी।
ये प्रक्रिया सीधी नहीं थी, इसमें बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन राष्ट्रीय चेतना के विकास और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए ये बेहद जरूरी थी। ये वाकई एक गहरा और जटिल ताना बना है कि कैसे सुधार और प्रतिरोध दोनों मिलकर राष्ट्रीय पहचान को गढ़ रहे थे। अच्छा, जाते जाते क्या श्रोताओं के लिए कोई ऐसा विचार या सवाल है जो इस पूरी चर्चा से निकलता हो, जिस पर वो खुद सोच सकें? कुछ फूड फॉर थॉट। हाँ, एक सवाल जरूर मन में आता है और शायद आज के दौर में वो और भी ज्यादा रेलेवेंट है। हमने देखा कि कैसे औपनिवेशिक काल में बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव के सामने अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद थी। आज के वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी हम कुछ वैसा ही तनाव देखते हैं, है ना? एक तरफ दुनिया भर की संस्कृतियों का प्रभाव है, इंटरनेट, मीडिया, खान-पान, फैशन, हाँ, सब कुछ। और दूसरी तरफ अपनी स्थानीय पारंपरिक पहचान को बचाए रखने की चिंता भी है। तो क्या आज के ये तनाव किसी मायने में उन शुरुआती संघर्षों की ही गूंज है? बिल्कुल, दिलचस्प सवाल है। और एक और बात, क्या सांस्कृतिक शुद्धता या परंपरा पर अत्यधिक जोर देना हमेशा सामाजिक प्रगति या खुलेपन के साथ कदम मिला पाता है, या कभी-कभी ये रुकावट भी बन जाता है? ये सोचने वाली बात है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। तो ये थी बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अध्याय 6, सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण पर हमारी आज की गहन चर्चा। आशा है आपको पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।